ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ये रहा, ओके। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। लास्ट क्लास में मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, इलस्ट्रेशन 3। किसने किसने करा और किसने किसने करने की ज़रूरत नहीं समझी। बड़ा छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन था। कह रहा था कि अमर ने एक कार खरीदी 10 अगस्त 2016 को 3,25,000 में अपने पर्सनल यूज़ के लिए, और बिजनेस में कब ले आया इसको? 1 दिसंबर 2020 को, यानी बहुत टाइम बाद। 17, 18, 19, 20, ऑलमोस्ट समझो 4 साल हो गए। 4 साल बाद इसकी मार्केट वैल्यू थी 1,50,000। अब आपको बोल रहा है कि कार की एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी, डेप्रीशिएशन कितना चार्ज करेंगे ये बताइए। रेट ऑफ डेप्रीशिएशन इज 15%। तो सबसे पहली बात तो ये कि एक्चुअल कॉस्ट हम कार की वही लेंगे जो कार की प्राइस थी। एक्चुअल कॉस्ट विल बी 3,25,000। कुछ बच्चों के मन में सवाल आ रहा होगा कि सर आपने तो बोला था कि डेप्रिसिएशन लो या ना लो, डेप्रिसिएशन अज्यूम कर लिया जाता है और घटा दिया जाता है और ये सब कर दिया जाता है, फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं कि 4 साल बाद भी उसी प्राइस पे ले रहे हैं कार को? दोस्त, उसका रीज़न ये है कि कार को बिजनेस में यूज़ करने के लिए हमने जिस डेट से इस्तेमाल किया उसके पहले की डेट पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट ही नहीं होती। सरकार कहती है कि डेप्रिसिएशन आपको तब मिलती है जब आप बिजनेस यूज़ में किसी एसेट को ले आओ। अगर बिजनेस यूज़ में नहीं ले आ रहे हो तो हम कंसिडर ही नहीं करेंगे कि वो डेप्रिशिएट हुई है, उसका कोई भी आपको बेनिफिट या डिसएडवांटेज दोनों ही नहीं देंगे। तो जब पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ हुई है तो हम उसको मानेंगे कि यूज़ ही नहीं हुई है, जिस कॉस्ट पे है उस कॉस्ट पे पकड़ लेंगे। दूसरी बात ये कि चूंकि दिसंबर में हमने बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया है, तो एक डाउट आपको ये आ सकता है कि सर लेस देन 180 डेज यूज हुआ है एसेट, इस पे क्या हम आधा डेप्रिसिएशन लगाएं? नहीं, लेस देन 180 डेज वाली जो कंडीशन थी उसके साथ एक और कंडीशन जुड़ी हुई थी जो मैंने बोला था कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, कि जिस साल उस एसेट को खरीदा गया है उस साल ही अगर पुट टू यूज लेस देन 180 डेज है तब हम 50% डेप्रिसिएशन लगाते हैं। अगर अगले साल उस एसेट को आपने खरीदा इस साल में और अगले साल पुट टू यूज किया, तो अगले साल फिर हम ये नहीं देखते कि 180 डेज लेस है या मोर है, अगले साल पूरा का पूरा डेप्रिसिएशन लगता है। तो विद द सेम लॉजिक हम इस पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे, डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 15%। सो 325 का 15%, ये रहा मेरा कैलकुलेटर। 3,25,000 इंटू 15% इज 48,750। एग्जैक्टली जो मनीषा का आंसर है 48,750। इसको घटा दो तो WDV एज ऑन 31 मार्च 20, ये कौन से ईयर की बात कर रहा है? 2021 की बात कर रहा है, तो मार्च 21 पकड़ लो। तो 325 माइनस 48,750 इज इक्वल टू 276,250। 276,250, एकदम सिंपल सॉल्यूशन। अब आइए आगे बढ़ते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ ट्रायल रन एक्सपेंसेस एंड इनकम अर्न ड्यूरिंग ट्रायल रन पीरियड। मैंने ऑलरेडी आपको इसका ज्ञान दे दिया था। मैं नहीं कह रहा था कि ये बातें बाद में आएंगी, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। लो, मैंने बता दी। ट्रायल रन में जो भी एक्सपेंसेस आते हैं कॉस्ट में ऐड होते हैं, जो भी इनकम होती है वो कॉस्ट से कम हो जाती है। तो फटाफट से सॉल्व करो और मुझे आंसर बताओ। एक सेकंड, मेरे को व्हाट्सएप क्लोज करना पड़ेगा, ये तो ऐसे ही टिंग टिंग करता रहेगा बीच बीच में। सॉल्व करो फटाफट से। X Limited acquired a printing machine for 25 lakhs, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट प्लस लोडिंग एंड अनलोडिंग चार्जेस 35,000, ये भी ऐड हो जाएंगे। एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यूरिंग द ट्रायल रन पीरियड वाज 2 लाख रुपीज़, ये भी ऐड कर लो। आउटपुट जनरेटेड ड्यूरिंग ट्रायल रन पीरियड वाज सोल्ड फॉर 90,000 रुपीज़, ये रिड्यूस कर लो।
उसके बाद जो भी आए 15% डिप्रिसिएशन लगाओ, कंप्यूट WDV। वुड योर आंसर डिफर इफ द आउटपुट जनरेटेड ड्यूरिंग ट्रायल रन पीरियड वॉज 3 लाख? हाँ जी, बिल्कुल आंसर अलग हो जाएगा। 3 लाख घटा देंगे 90,000 की जगह। सॉल्व करो फटाफट से। केस ए, केस बी। पहले मेरे को केस ए का आंसर दो। केस ए कौन सा? जिसमें 90,000 की सेल है। थ्री 96750 आपका केस ए का आंसर है। व्हाट इज दिस 396,750? डेप्रिसिएशन है ये। और केस बी जिसमें कि हमने 3 लाख का बेचा है, 3 4 5, वहाँ पे आपकी डेप्रिसिएशन आ रही है 365,250। इज इट करेक्ट? 365,250। सौरभ बाबू आप कौन सा आंसर बता रहे हो, 3 लाख वाला या दीपक? पहले तुम कंफर्म करो, ये तुमने 396,750 किसका आंसर बताया है? ये गलती से लिख दिया था। 396,750 इज इक्वल टू ए डेप्रिसिएशन। अच्छा, 30 ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। ठीक है, सब लोग चेक कर लो, सबका आंसर सेम आ रहा है। सही है, आगे बढ़े फिर हम लोग। सिंपल क्वेश्चन था, सब लोग कंफर्टेबल हो? आ जाओ देखते हैं। 396,750, 365,250 दोनों आंसर अपना आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आइए, ट्रीटमेंट ऑफ करेंसी एक्सचेंज फ्लक्चुएशन। आई थिंक ये नई बात है, ये आपको बतानी पड़ेगी। तो जेड लिमिटेड ने मशीन खरीदी जापान से 2.5 लाख US की 17 अगस्त 2019 को। उस समय US का रेट था 43.25 और आपने हीरो बैंक लिमिटेड से बोरो करके ये पैसा दिया। जेड लिमिटेड ने जब 11 जुलाई 2020 को पेमेंट करा, उस समय एक्सचेंज रेट हो गई थी 45 रुपये 70 पैसे पर US। पहले कितनी थी? 43.25। पुट टू यूज किया हमने नवंबर 19 में। अब डेप्रिसिएशन कैसे निकालें सर? दो रेट हो गई। पहली बात तो बड़ा सिंपल है, पहले हमें कॉस्ट ऑफ एसेट निकालनी है। कौन से रेट से? जिस एसेट पे परचेज करा, 43.25। ठीक, 43.25 से आप कॉस्ट निकाल लेंगे। उसके बाद आप डेप्रिसिएशन लगाएंगे 50% क्यों लगा रहा है ये? लेस देन पुट टू यूज लेस देन 180 डेज हुआ है क्या? 17 अगस्त 2019 को परचेज करा और 11 जुलाई को पे करा। पुट टू यूज़ नवंबर 19 में कर लिया। हाँ, तो नवंबर 19 में पुट टू यूज़ किया, मतलब 50% लगेगा। तो पुट टू यूज़ 180 डेज, ठीक है। देन WDV वाज ऑन 1 अप्रैल 2020। एक्सचेंज रेट डिफरेंस, तो अगले साल जब एक्सचेंज रेट का डिफरेंस हमें इम्पैक्ट पड़ा है, यानी कि 43.25 से पेमेंट करते समय 45.70 हो गया, यानी अपना नुकसान हुआ ना, अपने को एक्स्ट्रा पैसे पे करने पड़े। हमने तो भाई उसको तो चाहिए 2.5 लाख US, 2,50,000 US चाहिए उसको मतलब नहीं है एक्सचेंज रेट क्या पड़ रहा है। तुम इंडिया में बैठे हो, तुम्हारे लिए एक्सचेंज रेट मैटर करता है। तो जब तुमने डील करी कि हाँ भाई परचेज करना है, तुम्हें परचेज की इनवॉइस मिल गई है, तो तुम्हें बुक्स में तो रिकॉर्ड इमीडिएटली करना है। तुम इस बात का वेट तो करोगे नहीं कि हम जब पेमेंट करेंगे तब देखा जाएगा, उसका वेट तो नहीं करना अपने को, क्योंकि देख लो फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे चेंज हो जा रहा है। तो अगस्त 19 में आपने जब परचेज करा, तो अगस्त 19 में पहले बुक्स में रिकॉर्ड करोगे 2.5 लाख US के हिसाब से 43.25 पे, और जब अगले साल पेमेंट करोगे उसमें कोई डिफरेंस आता है, लॉस होता है, तो उस लॉस को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे।
अगर ये प्रॉफिट होता तो क्या करते, मान लो अपना फायदा हो गया, पेमेंट करते समय रेट कम हो गया, तो हम प्रॉफिट को उसमें से रिड्यूस कर देते। सिंपल बात है कि अगर सेम फाइनेंशियल ईयर में हो रहा है, मान लो तुमने तुरंत खरीदा, तुरंत वो कर दिया, पेमेंट कर दिया, तो जो एक्चुअल पेमेंट है आपको उस पर कैलकुलेट करना है। सर डेप्रिसिएशन कैसे लगाया वो समझाना, वो तो बड़ा सिंपल है। तुम्हें पहले ये बताओ, ये लाइन सबको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? हमने कॉस्ट ऑफ द एसेट को जिस अमाउंट पे परचेज करा था, जिस रेट पे, उस रेट पे हमने कॉस्ट को रिकॉग्नाइज कर लिया। ठीक है, 2019 में हमने खरीदा, 2019 में जो भी रेट चल रहा था हमने उस इनवॉइस के रेट पे हमने रिकॉर्ड कर लिया अपने बुक्स में। डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? चूंकि लेस देन 180 डेज यूज हुआ है, कैसे पता चला मुझे कब यूज हो रहा है? देखो 23 नवंबर 2019, फाइनेंशियल ईयर 2019-20 की बात कर रहा है ये। ठीक है, प्रीवियस ईयर 1920 एंड प्रीवियस ईयर 2021। तो जब हम 1920 की बात करेंगे, क्या सेम ईयर में परचेज हुआ है? दो कंडीशंस थी। सेम ईयर परचेज हुआ है, देखो, हाँ जी सर 17 अगस्त 2019 को ही परचेज हुआ है, बिल्कुल ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। पुट टू यूज लेस देन 180 डेज है, हाँ जी सर। 180 डेज कैसे कैलकुलेट करोगे? मैं तो कहता हूँ एक बार हिसाब लगा के मैं तुम्हें अभी डेट बता देता हूँ। देखो ये लो, थोड़ी सी मेहनत साथ में करो और तुम्हें हमेशा याद रहेगा ये। अप्रैल के महीने में कितने दिन होते हैं भाई बताना? अप्रैल में कितने दिन होते हैं? 30 होते हैं। तो मई में कितने होते हैं भाई? अप्रैल में 30 डेज होते हैं, मई में 31। अबे मई में 30 होते हैं भाई, में 31 होते हैं। अच्छा लो, मई में 31, जून में 30, अच्छा जून में 30 होते हैं, हाँ सॉरी, जून में 30, जुलाई में 31, 3-3 4, सॉरी 3-3 6, 6-6 12, 120 दिन हो गए। अगस्त में 31, 120 प्लस 30, 150 के आसपास हो गया, यानी कि यहाँ पे कहीं 180 के आसपास आएगा। कितना हो रहा है देखो, 1 2 3, 3 6, 3 9, 3 12, 15, 3 18, 183 हो रहा है। अपने को कितना चाहिए? 180, यानी कि सितंबर, अभी 3 दिन और, यानी कि 27 सितंबर के बाद से जो भी ईयर हो, 1920 जो भी हो, आफ्टर 27 सितंबर अगर कोई एसेट खरीदा जा रहा है तो इट इज यूज्ड फॉर लेस देन 180 डेज, बल्कि इसको 28 से गिनना चालू करो। ठीक है, तो चूंकि ये नवंबर में परचेज हो रहा है तो मेरे को कंफर्म पता है कि लेस देन 180 डेज है, मेरे को काउंट करने की जरूरत नहीं है। अगर लेस देन 180 डेज है तो डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? आधा लगेगा। टोटल कॉस्ट कितनी थी? मैं यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। 1,08,000, सॉरी 10 लाख नहीं, क्या है यार ये, 1,08,12,500 है, 1,08,12,500। इस पे डेप्रिसिएशन लगेगा इंटू 7.5%, मतलब 15% का आधा, या फिर तुम चाहो तो उसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये लो, इंटू 15% का रेट है, इंटू 1/2, हाफ डेप्रिसिएशन मिलेगा अपने को। कितना आ रहा है? 10812,500 इंटू 15% डिवाइडेड बाई 2, 81, ये तो गलत आ रहा है यार, हाँ ये है तो 810938 सही आ रहा है, 810938। समझ में आ गया? ओके। अभी जब डेप्रिसिएशन घटाओगे तो अगले साल का WDV कितना आया तुम्हारा? 1,01,562 रुपए। अब अगले साल की WDV में आपको एक चेंज करना है, क्योंकि आपने एक्सचेंज रेट के डिफरेंस की वजह से एक्स्ट्रा पैसे पे कर दिए। तो कितने एक्स्ट्रा पे करे? 6,12,500। पहले जब परचेज करा था तो कितने रुपए से रिकॉर्ड करा था? 45 रुपये 70 पैसे के हिसाब से, जब सॉरी 43.25 के हिसाब से, और अभी पे करने को मेरे को ज़्यादा पे करना पड़ रहा है, 45.70 के हिसाब से पे करना है। 43.25 है ना, एक सेकेंड, 43.25, तो मेरे को पर डॉलर कितने रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़े? 45.7
-43.25 2.45 पर डॉलर मेरे को 2,02.45 एक्स्ट्रा पे करने पड़े। कितने डॉलर्स की थी? 2.5 लाख डॉलर्स की थी। मल्टीप्लाई कर लो, 2,50,000, 6,12,500 आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़े। 6,12,500 इतना आपका एक्स्ट्रा पेमेंट हो गया, तो आपने कॉस्ट में ऐड कर दिया। अब आपकी नई कॉस्ट हो गई 1,06,14,062 रुपए। इस पे अगले साल नॉर्मल जैसे डेप्रिसिएशन लगता है पूरा का पूरा 15% हमने डेप्रिसिएशन लगा दिया। ये आ गई अपनी क्लोजिंग WDV। ओके, क्लियर? सबको समझ आया? यानी कि एक्सचेंज रेट डिफरेंस आएगा तो क्या करेंगे? प्रॉफिट हो रहा है तो भाई घटा देंगे, लॉस हो रहा है एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है तो कॉस्ट में ऐड कर देंगे। बिल्कुल जैसे ट्रायल रन के साथ करते हैं वैसा ही करना है इसमें भी। अब आइए इनपुट टैक्स क्रेडिट एडजस्टमेंट, बड़ी सिंपल चीज है ये। तो पहले तो आपको थोड़ा सा ज्ञान मुझे देना पड़ेगा इनडायरेक्ट टैक्सेस का। क्या आपको पता है कि जब आप अपना कोई सामान बेचते हो और उस पर GST लगाते हो, GST लगा के सामान बेच रहे हो कोई, तो वो GST तुम्हें गवर्नमेंट को जमा करनी है, करेक्ट? ये पता है सबको? इतनी बातें पता है? मैं ड्रॉ करके दिखा दूं तुम्हें छोटा सा। ये देखो, लेट्स से तुमने रॉ मटेरियल परचेज करा 100 रुपए का, ठीक? उस पे GST ऐड हो गई 5% GST पकड़ा जाए, 5 रुपए की GST ऐड हो गई, 105 रुपए तुमने सप्लायर को पे करा। सो दिस इज योर परचेज कॉस्ट, दिस इज GST दैट यू हैव पेड व्हाइल परचेजिंग द प्रोडक्ट, एंड दिस इज द पेमेंट दैट यू हैव टू मेक टू द सप्लायर। पेमेंट टू, अरे कोई अनम्यूट है क्या भाई? अगर कोई अनम्यूट है तो प्लीज अपने आप को म्यूट कर लो। एक सेकेंड, कहाँ गया? म्यूट। ये अपने को करना है पेमेंट टू सप्लायर। अब हमने ये गुड्स परचेज करा, इसको कुछ प्रोसेस करा और हमारा फाइनल प्रोडक्ट बना जिसको हमने 120 रुपीज़ में सेल करा। अब ये सेल प्राइस पे अपने को क्या लगाना पड़ेगा? 5% GST। 5% GST इसका आएगा 6 रुपए का, ठीक है? टोटल हम 126 रुपीज़ में सेल्स का कंसिडरेशन रिसीव करेंगे। सेल कंसिडरेशन रिसीव्ड, कस्टमर से हम 126 रुपए लेंगे। यहाँ नीचे सरकार बैठी है, वो तुम्हारा सारा खेल देख रही है। वो बोलेगी ये 126 रुपए तुमने जो अपने कस्टमर से लिए, उसमें से ना 6 रुपए मेरे हैं, 6 रुपए लाके मेरे को दे दो। जैसे ही गवर्नमेंट बोलती है 6 रुपए मुझे दे दो, बिजनेसमैन को गुस्सा आता है, बोलता है कौन सी बात के 6 रुपए भाई साहब, कैसी बातें कर रहे हो? जब मैंने रॉ मटेरियल परचेज करा था इस फाइनल गुड्स को बनाने के लिए, तो 105 रुपए जो पे करे थे उसमें से 5 रुपए आपकी GST थी, और ये 5 रुपए आपने किससे कलेक्ट करे होंगे? मेरे सप्लायर से। 5 रुपए आपको मिल चुके हैं। जब मैंने रॉ मटेरियल परचेज करा था ना, तो 105 रुपए दिए थे, उसमें से 5 रुपए आपके बनते थे। तो मैंने जिसको जमा कराए थे उसने आपका अपना रिटर्न भरा होगा और 5 रुपए जमा करा दिए होंगे। तो ये 5 रुपए जो मेरे सप्लायर ने मुझे जमा कराए, इसकी मेरे को मिल जाती है इनपुट टैक्स क्रेडिट। यानी कि आपने जो भी अपना इनपुट मटेरियल आप खरीद रहे हैं, रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, या मान लो आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो जो सामान खरीद के और बेच रहे हो, तो खरीदते टाइम आप जब भी टैक्स पे कर रहे हो, उस टैक्स का आपको जब क्रेडिट मिलता है सरकार के पास टैक्स जमा कराते समय, उसको बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो सरकार जब मांग रही है 6 रुपए, तो ये बोलेगा कि 5 रुपए तो आपने पहले ही ले लिए, कितना और बच रहा है इस 6 रुपए में से? 1 रुपए और बनता है आपका, ये ले लो। तो यहाँ ये जो बिजनेसमैन है, ये अपनी जेब से सिर्फ 1 रुपए ही देगा, क्योंकि 5 रुपए इसने पहले दे दिए। और गवर्नमेंट का जो पूरा ऑब्जेक्टिव है कि भाई जिस भी प्राइस पे फाइनल गुड्स सेल हो रहा है उस पे मेरे को GST मिलनी चाहिए,
तो वो 6 रुपए पूरे के पूरे गवर्नमेंट की जेब में आ जाएंगे। समझ में आया? ये बात सबको समझ में आई कि नहीं आई, ये बताओ पहले। ये जो गेम होता है यहाँ पे, इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट कहते हैं। इस 1 रुपए को आप आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी कह सकते हैं। आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी बोल सकते हो उसको तुम। सेल पे मेरी ये टैक्स लाइबिलिटी बनी, ठीक है। अब एक छोटी सी चीज तुम्हें और दिखा दूं, देखो इसको, लेट्स मेक इट अ न्यू स्लाइड। देखो, जब आप 100 रुपए का सामान परचेज करते हो प्लस उस पर 5 रुपए जीएसटी पे करते हो, टोटल आपकी जेब से जाते हैं 105 रुपए। तो अब जब सवाल उठता है कि यार जब हम अपनी बुक्स में एंट्री पास करेंगे इसको रिकॉर्ड करने के लिए, तो क्या एंट्री पास करेंगे? परचेजेस अकाउंट डेबिट, ठीक है। फिर लेट्स से आईजीएसटी अकाउंट डेबिट। सीजीएसटी एसजीएसटी में बांट के 2 बार लिखना पड़ता, तो आईजीएसटी लिख दे रहा हूँ एक बार में मैं। इंटर स्टेट परचेज कर रहा है मान लो, आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू जो भी सप्लायर का नाम है, सपोज करो, या मान लो तुमने कैश में पेमेंट करा तो टू बैंक अकाउंट कर दो, ठीक है। ये जो परचेजेस अकाउंट में तुम डेबिट कर रहे हो दोस्त, ये कहाँ जाता है? ये पीएल अकाउंट में जाता है। कौन से साइड में? एक्सपेंस साइड में, करेक्ट? यस, दिस एवरीबडी नोज। आपने परचेज करा तो कहाँ जाएगा? एक्सपेंस साइड में जाएगा। जीएसटी कहाँ जाता है? ये जाता है करेंट एसेट्स में। कौन से हेड के अंदर? ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर। ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर। क्यों? क्योंकि ये मेरा कॉस्ट नहीं है, ये मेरा खर्चा नहीं है, मेरी जेब से थोड़ी नहीं जा रहा है। मैं ये जो दे रहा हूं इसका मेरे को फ्यूचर में क्रेडिट मिलने वाला है, वो एसेट है मेरे लिए। इसी तरह से जब हम बुक्स में कोई भी एसेट रिकॉर्ड कर रहे हैं, अगर उस पर हमने जीएसटी पे करी है परचेज करते समय और उस जीएसटी का हमें क्रेडिट भी मिलने वाला है, तो हम उस जीएसटी की क्रेडिट को कभी भी एसेट के कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमें उसका आगे चल के क्रेडिट मिल जाएगा। क्लियर? यस, ओके। एलीट लिमिटेड ने जर्मनी से एक मशीन इंपोर्ट करी 17 जून 2020 को 40 करोड़ की। बेसिक कस्टम ड्यूटी दी इस पे 20% की। गवर्नमेंट ने 25 करोड़ की सब्सिडी दे दी। पूरा का पूरा लॉजिस्टिक वॉज सपोर्टेड बाय कॉन्सेप्ट कुरियर लिमिटेड, एन इंडियन कंपनी। टोटल सर्विस चार्जेस पेड टू देम ₹20 लाख इंक्लूडिंग जीएसटी ऑफ 2,20,000। कंप्यूट एक्चुअल कॉस्ट इफ एसएससी इज अवेलिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट एडजस्टमेंट। अब देखो यहाँ पे बड़ा ध्यान से देखना। कॉस्ट ऑफ परचेज 40 करोड़ लिखा है। कस्टम ड्यूटी कितनी पे करी हमने? 20% ऑफ 40 करोड़ 8,000। कुरियर सर्विस चार्जेस हमने पे किए 2 लाख के शायद थे। गवर्नमेंट सब्सिडी मिली हमें 25,000। कुछ गड़बड़ किया है क्या ये? 25 करोड़ की, ठीक है। इनपुट टैक्स क्रेडिट जीएसटी पेड इंक्लूडेड इन द पेमेंट मेड टू कॉन्सेप्ट कुरियर लिमिटेड, जो 2,20,000 की इसमें जीएसटी थी। कहाँ गया 25? कुरियर सर्विस चार्जेस 2 लाख थे, ये रहा। मेरे को लग रहा है फिगर कुछ गलत लिखा है क्या इसमें सॉल्यूशन में। कुरियर चार्जेस थे 20 लाख, अच्छा तो 0.20 लिखा होगा ना यहाँ पे, ठीक है ठीक है। और 2,20,000, ठीक है सही लिखा है। इनपुट टैक्स क्रेडिट 2,20,000 घटा दिया, एक्चुअल कॉस्ट आ गया। अब आप ये देखो, यहाँ पे हमने 2 जगह टैक्स दिया। एक तो टैक्स हमने यहाँ पे दिया बेसिक कस्टम ड्यूटी पेड, और दूसरा हमने टैक्स पे करा जीएसटी ऑफ ₹2,20,000। लेकिन ये जो बेसिक कस्टम ड्यूटी था ये तो हमारे कॉस्ट का हिस्सा बना, पर ये जीएसटी हमारे कॉस्ट का हिस्सा नहीं बना। पता है क्यों? क्योंकि कस्टम ड्यूटी का आईटीसी नहीं मिलता है। मैं यहाँ पे फिर से लिख दूँ, नो आईटीसी ऑफ कस्टम्स ड्यूटी। आईटीसी मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट। आईटीसी किसका मिलता है? आईटीसी सिर्फ और सिर्फ किसका मिलेगा? जीएसटी पेड का मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ जीएसटी पेड का। बेटा एक जमाना था जब कई सारे टैक्सेस होते थे,
कुछ में मिलता था, कुछ में नहीं मिलता था। कुछ ऐसे थे जिसमें इंपोर्ट ड्यूटी की क्रेडिट आप ले सकते हैं, कुछ ऐसे थे जिसमें आप नहीं ले सकते। तो कुल मिला के बड़ी पंचायत थी। अब बड़ा सिंपल हो गया भाई साहब, बड़ा सिंपल सिस्टम है। अब एक ही टैक्स है इनडायरेक्ट, वो है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, फॉर ऑल मोस्ट ऑफ द पर्पसेस। और जो बचे कुछ छोटे मोटे टैक्स हैं, कस्टम ड्यूटी हो गया या कोई स्टेट का टैक्स हो गया, कोई ऐसा भी कोई भी अलग टैक्स, उसकी कोई क्रेडिट जीएसटी में नहीं मिलनी। जीएसटी अपने में एक पूरी संपूर्ण दुनिया है। आईटीसी भी उसी से मिलेगा तुम्हें, सेल करोगे तो लायबिलिटी भी उसी की खड़ी होगी। और अगर तुम इंपोर्ट कर रहे हो तो इंपोर्ट करते समय जीएसटी नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम जीएसटी पे ही नहीं कर रहे हो। तुमने जर्मनी या फ्रांस की कोई कंपनी से खरीदा, अब वो जर्मनी या फ्रांस की कंपनी क्या इंडिया में जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराएगी? इंडिया में सामान बेचने के लिए घंटा नहीं कराएगी। और वो नहीं कराएगी तो तुम्हारा फायदा है, तुम्हारी मेहनत बच गई। अब तुम्हें अलग से उसको लेस करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन तुमने अगर किसी इंडियन सर्विस प्रोवाइडर से सर्विस ली है, कोई इंडियन कंपनी से मैन्युफैक्चरिंग करवाई है, कोई इंडियन कंपनी से आपने परचेज करा है, तो वो ज़रूर आपसे जीएसटी चार्ज करेगी। लेकिन वो जो जीएसटी चार्ज कर रही है वो आपके कॉस्ट का हिस्सा कभी नहीं बनना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है ना कि 20 लाख दिए इंक्लूडिंग जीएसटी ऑफ 2,20,000। अगर लिखा रहता कि 20 लाख दिए एक्सक्लूडिंग जीएसटी ऑफ 2,20,000, तो हम क्या करते? हम उस जीएसटी को इग्नोर कर देते। हम सिर्फ और सिर्फ जो कॉस्ट बताई है बिना जीएसटी के, उसको अपने एसेट की कॉस्ट का हिस्सा मानते और बाकी का अमाउंट इग्नोर कर देते। हमने पे तो करा है, पर वो हमारे एसेट की कॉस्ट नहीं है, वो हमारे लिए खुद एक एसेट है। कल को जब हम अपनी जीएसटी की लायबिलिटी पे करने जाएंगे तो हम उस एसेट का इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? ओके, गिव मी a yes or no। भाई कॉस्ट क्या बनता है? जो अपनी जेब से जा रहा हो, जो अपना नुकसान हो रहा हो। जो परचेज के समय हमने जीएसटी पे करा वो अपना नुकसान थोड़ी है, अपनी जेब से थोड़ी जा रहा है, वो तो अभी दिया है और आगे जब हम कस्टमर से कलेक्ट करेंगे तो उसमें से पे कर देंगे। जैसे मैंने जो एग्जांपल दिया था 100 रुपये और 120 रुपये वाला, जैसे इसको ले लो, ये एग्जांपल देख लो। यहाँ हमें कस्टमर से पूरे 6 रुपये मिले हैं, पर हमने कितने दिए गवर्नमेंट को? सिर्फ 1 रुपये। तो 5 रुपये जो कस्टमर ने मुझे दिए थे और मैंने अपने पास रख लिए, वो क्यों रख लिए? क्योंकि पहले परचेज के टाइम हमने 5 रुपये पे करे थे, तो वो 5 रुपये मेरी जेब से नहीं गए, मैंने उधर वहाँ पे उसको पे करा था और यहाँ पे मैंने कस्टमर से कलेक्ट कर लिया और गवर्नमेंट को दिया ही नहीं। ओके, सॉल्यूशन दिखा दो, ये देखो सॉल्यूशन। डन। चलो अब आइए बात करते हैं एडिशनल डेप्रिसिएशन की। कभी कभी इनकम टैक्स एक्ट बहुत मेहरबान हो जाता है। वो कहता है अगर तुम मेरी बात मानोगे, मेरे मन का काम करोगे, तो हम तुम्हें एक्स्ट्रा छूट देंगे, हम तुम्हें इंसेंटिव्स देंगे। एडिशनल डेप्रिसिएशन इज वन सच इंसेंटिव्स। अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आपको पता होगा कि बड़ा कमज़ोर है कंपैरेटिवली। जितना बड़ा हमारा देश है उस हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत कम इन्वेस्टमेंट है, बहुत ज़्यादा होना चाहिए। हमारे यहाँ क्या ग्रो कर रहा है? सर्विस सेक्टर ग्रो कर रहा है। हालांकि इसका एक कारण भी है कि हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है कि एक प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट कर सके। जैसे फॉर एग्जांपल आई एम लिविंग इन प्राइम मिनिस्टर्स कॉन्स्टिट्यूएंसी। हमारे इस पूरे शहर में, शहर के आउटर में भी बड़ी कम फैक्ट्रियाँ हैं भी तो किस चीज़ की? कोई नमकीन बना रहा है, कोई सीमेंट बालू बना रहा है, मतलब कंस्ट्रक्शन वाला तो देखो जहाँ हम जाओगे वहाँ तुम्हें कंस्ट्रक्शन की तो फैक्ट्रियाँ मिल जाती हैं। पर एक मास प्रोडक्शन वाली अगर बात करी जाए कि कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री है, एक भी नहीं है, एक भी बड़ी फैक्ट्री नहीं है ऐसी। क्योंकि बड़ा मुश्किल है यहाँ पे काम करना। 10 तरह के अप्रूवल्स, 10 जगह रिश्वत दो, बिजली ढंग से नहीं मिलती है, रोड्स अच्छे नहीं है आउटसाइड द मेन सिटी,
अब तो खैर बहुत इंप्रूवमेंट हो रहा है, बहुत तेज़ी से रोड्स इंप्रूव हो रहे हैं, पर कई सालों से ये समस्या है, ये कोई एक दो दिन की प्रॉब्लम नहीं है। तो अब गवर्नमेंट बड़ी परेशान थी कि यार क्या किया जाए। लोग हर जगह सर्विस सेक्टर में भी सर्विस सेक्टर में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग होने रही है। मैन्युफैक्चरिंग होने से फ़ायदा क्या होता है कि अगर आपके यहाँ मैन्युफैक्चरिंग किसी भी चीज़ की ज़्यादा है तो आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट करके डॉलर कमा सकते हैं। सर्विस सेक्टर के एक्सपोर्ट्स हैं हमारे कंट्री में, नो डाउट, पर कंपैरेटिवली कम है। एक अकेला सर्विस सेक्टर कितना संभालेगा? मैन्युफैक्चरिंग तो कि देखो शुद्ध मुनाफा होता है। आपने सीधे सीधे 5 रुपए की चीज़ बनाई, उसको 8 रुपए में बेच दी, मार्केट फिक्स है। अगर मान लो बहुत कंपेरेटिव मार्केट भी है तो क्या होगा, 5 रुपए की चीज़ बनाओगे 6 रुपए में बिकेगी, कम से कम 20% का मार्जिन। और जितने ज़्यादा में बिक रहा है, जितना बड़ा वॉल्यूम है, उतना ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है। और मैंने आपको बताया था कि एक थीम आपको हर जगह मिलेगी, कोई भी लॉ पढ़ो, कि फॉरेन एक्सचेंज जब आता है गवर्नमेंट के पास तो गवर्नमेंट खुश हो जाती है कि भाई लाओ दबा के डॉलर लाओ, क्योंकि डॉलर हम छाप नहीं सकते, रुपए तो कम पड़े तो हम छाप भी सकते हैं। तो फॉरेन एक्सचेंज ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के लिए, एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने एडिशनल डेप्रिसिएशन का क्लॉज डाला। गवर्नमेंट ने कहा कि अगर आप नई प्लांट एंड मशीनरी खरीद रहे हो, कोई भी नई प्लांट एंड मशीनरी खरीद रहे हो, तो आपको हम एडिशनल डेप्रिसिएशन देंगे, वो भी पूरा का पूरा 20% ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट। दिस इज इररेस्पेक्टिव ऑफ कि कौन से डेप्रिसिएशन के स्लैब में आपका मशीन फॉल कर रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। वो तो जो नॉर्मल डेप्रिसिएशन है वो मिलेगी ही मिलेगी आपको। 20% हम आपको और एडिशनल दे रहे हैं। अगर आपने एसेट को लेस देन 180 डेज यूज करा तो वो जो 20% है उसको आधा आधा करके 2 सालों में ले लेंगे। ठीक, कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी एडिशनल डेप्रिसिएशन पाने के लिए? पहली कंडीशन कि आप मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में हो, क्योंकि ये स्पेसिफिकली मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए ही डाला गया है। आप मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में 180 डेज, अरे 180 डेज वाला वही है दोस्त, अभी हमने पीछे पढ़ा ना कि इफ एन एसेट इज पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज, तो जितनी भी डिप्रिसिएशन मिलनी है उसकी आधी मिलती है। हाफ डिप्रिसिएशन वाली बात पढ़ी है हमने ना पहले, ये उसी का एक्सटेंशन है। वो कह रहा है जब नॉर्मल डिप्रिसिएशन आपको आधी मिल रही है तो एडिशनल डिप्रिसिएशन भी आपको आधी ही मिलेगी अगर आपने लेस देन 180 डेज यूज किया तो। 2 इयर्स का मतलब क्या हुआ? अब जैसे मान लो कि आज के साल में तुमने मशीन खरीदी, ये साल जो चल रहा है इट्स 22-23 में आपने लेट्स से 10 अक्टूबर को मशीन खरीदी। अब इस फाइनेंशियल ईयर में आप मशीन को लेस देन 180 डेज यूज करोगे तो जो नॉर्मल 15% डेप्रिसिएशन लगता था वो आधा हो जाएगा, करेक्ट, 7.5% ओनली। उसी तरीके से एडिशनल डेप्रिसिएशन भी आपको जब रिवॉर्ड किया जाएगा तो ये देखा जाएगा कि क्या आपने लेस देन 180 डेज यूज करा है, अगर हाँ तो आधा ही देंगे और बाकी का आधा अगले साल ले लेना। ठीक है, क्योंकि एडिशनल डेप्रिसिएशन क्या है, वो तो एक बेनिफिट है ना, वो नॉर्मल प्रोविजन थोड़ी है। अब कोई बंदा सितंबर बीतने के बाद अगर मशीन खरीद रहा है और उसकी वजह से उसका बेनिफिट चला जा रहा है तो ये तो अनफेयर होगा ना। गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव ये थोड़ी है कि सितंबर से पहले पहले सारी नई मशीन आ जानी चाहिए, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है। नई मशीन्स आनी चाहिए, नई मैन्युफैक्चरिंग चालू होनी चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़नी चाहिए, ये ऑब्जेक्टिव है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, बोलती है कि यार पूरा जो 20% एडिशनल डेप्रिसिएशन है वो तुमको हम भले ही पहले साल में ना दें लेकिन हमको देंगे पूरा का पूरा बेनिफिट। तुम ऐसा करो कि लेस देन 180 डेज यूज किया है तो लेस देन 180 डेज का जो 50% का प्रोविजन है वही 50% तुम इस साल ले लो और बाकी का बचा हुआ एडिशनल डेप्रिसिएशन वो तुम अगले साल ले लेना। ओवरऑल आपके अमाउंट पे कोई फर्क नहीं आएगा। ये बेनिफिट आपको तब भी मिलेगा अगर आपने मशीन सितंबर में खरीदी, अक्टूबर में खरीदी, नवंबर, दिसंबर, अरे मार्च में भी खरीदी तो भी आपको पूरा का पूरा बेनिफिट एडिशनल डेप्रिसिएशन का दिया जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट आपको मशीन खरीदने के लिए एनकरेज करना चाहती है, ना कि बोल रही है कि अप्रैल से सितंबर में ही मशीन खरीदो तो ही हम आपको बेनिफिट देंगे। समझ में आई बात? ओके, यस। चलो अगला पॉइंट
भाई प्लांट एंड मशीनरी नहीं होनी चाहिए। अब ये नहीं कि हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए तुम क्या करो कि अपनी ही प्लांट एंड मशीनरी जो कहीं और पड़ी हुई उसको सेकेंड हैंड खरीद लो। सेकेंड हैंड मशीनरी नहीं चाहिए मेरे को, क्योंकि सेकेंड हैंड मशीनरी का क्या मतलब हुआ कि वो मशीनरी ऑलरेडी कहीं प्रोडक्शन कर रही थी, आपने वहां का प्रोडक्शन रुकवा के अपने यहाँ प्रोडक्शन चालू कर दिया। तो कोई बहुत अच्छा काम नहीं किया आपने, वो तो ऑलरेडी मशीनरी लगी हुई थी प्रोडक्शन में, एक जगह से प्रोडक्शन उठा के आप अपनी जगह ले आ रहे हो, तो कोई एहसान कर रहे हो क्या? कोई कैपेसिटी बढ़ाई है क्या आपने? आपकी हो सकता है कैपेसिटी बढ़ गई हो, पर ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी की कोई कैपेसिटी नहीं बढ़ी मैन्युफैक्चरिंग की। वो तो कभी यहाँ मैन्युफैक्चर हो रहा था तो कोई बात नहीं, आपके नाम पे होगा, इकोनॉमी को कोई फर्क नहीं पड़ा, तो हम आपको बेनिफिट भी नहीं देंगे। बेनिफिट हम तभी देंगे जब आप नई प्लांट एंड मशीनरी खरीद के लाओगे, यानी बिल्कुल फ्रेश प्रोडक्शन कैपेसिटी आप ऐड कर रहे हो इंडिया की जीडीपी में। डबल डेप्रिसिएशन हो जाएगा फिर यहाँ भी वहाँ भी। दीपक डबल नहीं होगा, क्योंकि अब मान लो बड़ी सीधी बात है भाई, 100 रुपये का अगर एसेट है, 20 रुपये की एडिशनल डेप्रिसिएशन बनती है, तो बस इतना कह रहा है कि 10 इस साल ले लेना, 10 अगले साल ले लेना, 20 तो तुमको पूरी की पूरी वो वैसे भी दे ही रहा था। और एडिशनल डेप्रिसिएशन का तो मतलब ही यही हुआ कि नॉर्मल डेप्रिसिएशन आपको जो 15% मिल रही है वो तो मिलेगी मिलेगी, प्लस ये 20% मिल रही है। तो अगर मान लो 2 साल का वाला बात है, 180 डेज लेस देन 180 डेज वाला सीन है, तो ईयर 1 में डेप्रिसिएशन कितनी मिलेगी? 15% नॉर्मल जो मिलती है प्लस 10%। सेकेंड ईयर में डेप्रिसिएशन 15% जो नॉर्मल मिलती है प्लस 10%। हाँ, दोनों ही साल 25-25 हो जाएगा फिर ना, ठीक है, डन। मैन्युफैक्चरिंग में लगा होना चाहिए एसएससी, और नई प्लांट मशीनरी होनी चाहिए। तीसरा चीज़ क्या बोल रहा है? एलिजिबल प्लांट एंड मशीनरी होनी चाहिए। हर प्लांट एंड मशीनरी पे नहीं देंगे तुम्हें हम। पता चला तुम नया नया आईफोन खरीद रहे हो हर साल और उसको डाल दे रहे हो कि ये तो मेरा प्लांट एंड मशीनरी है, कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एलिजिबल प्लांट एंड मशीनरी को मिलता है। एलिजिबल की डेफिनेशन आगे होगी, हम डिस्कस करेंगे उसको। एडिशनल डेप्रिसिएशन सिर्फ 1 साल मिलेगा या हर साल? नहीं, एडिशनल डेप्रिसिएशन सिर्फ 1 टाइम वाली चीज़ होती है। जिस साल तुमने नई मशीन खरीदी उस साल आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा, और अगर मशीनरी इज यूज्ड फॉर लेस देन 180 डेज तो वही अमाउंट जो आपको पहले साल मिलता वो आधा आधा करके 2 सालों में मिलेगा, पर उसके बाद कंटिन्यू नहीं करेगा, वो 1 टाइम बेनिफिट है, ठीक है। क्योंकि अब तो अगले साल वो मशीन पुरानी हो गई ना, अब न्यू थोड़ी दी, तो जी आपने न्यू वाली कंडीशन ये सेटिस्फाई ही नहीं हो रही है, तो एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा ही नहीं, ठीक, ओके। फिर कुछ स्टेट्स हैं, आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, यहाँ पे 20% की जगह 35% का रीजन एडिशनल डेप्रिसिएशन दिया गया है। कारण क्या है कि इन स्टेट्स में मैन्युफैक्चरिंग की बेतहाशा ज़रूरत है, रोजगार ही रोजगार चाहिए लोगों को, और मतलब लोग की पॉपुलेशन ज़्यादा है, कंपैरेटिवली जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम है, डेवलपमेंट नहीं हुआ है, बहुत सा एरिया ऐसा पड़ा है जहाँ पे विच इज़ फ्री टू सेटअप फैक्ट्रीज, पर वहाँ पे फैक्ट्रीज नहीं है अभी उतना समझ लो कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वहाँ पे ग्रो नहीं करा है। तो आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना और वेस्ट बंगाल, ये 4 ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे अगर आपका एसएससी रहता है तो, और नई मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर रहा है, नई मशीन खरीद रहा है, तो आपको 35% मिलेगा। बिहार में इंडस्ट्रीज़ नहीं है। हाँ सौरभ बाबू, क्या बताया जाए, एक समय था जब बिहार में बिल्कुल जंगल राज चलता था, अब तो बहुत सही कंडीशन है बिहार की। मैं अभी पटना गया था कुछ महीनों पहले, बहुत ही बढ़िया हो गया यार, बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट किया। ठीक है, तो इसके लिए 35% के रेट के लिए कुछ अलग से नहीं करना है, आपको बस इतना ध्यान देना है कि एसएससी जो है वो आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना या वेस्ट बंगाल से अगर है, 4 स्टेट्स, आंध्र प्रदेश, सॉरी यहाँ पे लिख देंगे कोने में, आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल। ठीक, कब आए थे दोस्त? आया तो था, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है कब आया था, आई थिंक हो गया काफ़ी टाइम, आई थिंक मैं, अच्छा नहीं, पिछले साल आया था मैं, लास्ट ईयर। ठीक है दोस्त,
तो एडिशनल डेप्रिसिएशन का जो प्रोविजन था वैसे का वैसे ही लगेगा, बस इन स्टेट्स में, इन 4 स्टेट्स में, आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, इन 4 स्टेट्स में एडिशनल डेप्रिसिएशन का रेट 35% हो जाएगा। सेम लॉजिक काम करेगा कि लेस देन 180 डेज अगर यूज़ करा है तो इसका आधा कैलकुलेट करेंगे, आधा पहले साल में और बाकी आधा नेक्स्ट ईयर में। ओके। ओ बाय द वे, ये हाँ देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि ये 1 अप्रैल 2020 से बंद हो गया है, तो हो सकता है ये आपके में आए भी ना, क्योंकि आपका तो असेसमेंट ईयर 21, 22 या 22, 23 पूछेगा, ये तो पीछे का असेसमेंट ईयर है। हो सकता है 35% का रेट आपको ज़रूरत भी ना पड़े, क्योंकि 1 अप्रैल 2020 के पहले की अगर खरीदी हुई मशीन है तो ही यूज़ हो सकता है। तो अगर मान लो कि कोई 31 मार्च 20 को खरीद रहा है तो 1920, 2021, 2 साल, हाँ नहीं ठीक है, ये आपके लिए रेलेवेंट ही नहीं है, इसको हटा ही देना चाहिए मुझे। अब ये आपके किसी काम का नहीं है, तो ये टेम्पररी कुछ टाइम के लिए दिया गया था, ठीक है। ओके, मैन्युफैक्चरिंग वाली बात हमने कर ली है। पावर वालों को भी मिलता है, जो एसएससी जनरेशन और जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में है उसको भी मिल जाएगा। सर कोलकाता आ रहे हो पूजा में? अरे बेटा इस बार तो मेरी हालत ख़राब है बिल्कुल ट्रैवल करते करते। अभी मुझे कल गांव जाना है, वहाँ कुछ प्रॉपर्टी का इशू हो गया है, तो कल का भी दिन मेरा ख़राब होगा। और मुझे दया आ रही है वो उन बच्चों के ऊपर जिन्हें मैं कंपनी अकाउंट्स पढ़ा रहा था, उनका बेचारों का क्लास बहुत मिस हो जा रहा है। इनकम टैक्स तो फिर भी सही स्पीड में चल रहा है, इनकम टैक्स में मेरे को दिक्कत नहीं है, बहुत सही स्पीड में चल रहा है, हम लोग टाइम से ख़त्म हो जाएगा अपना। पर कंपनी अकाउंट्स में अब दिक्कत होगी, कल की क्लास मिस होगी। 28 यानी कि अपनी जो नेक्स्ट क्लास है इनकम टैक्स की, मोस्ट प्रोबेबली मैं उसके लिए पहुंच जाऊंगा, क्योंकि मैं 28 की मॉर्निंग आई थिंक 12 बजे तक वहाँ से निकल जाऊंगा। डीटी तो हो जाएगा, डीटी सही चल रहा है अपना, बहुत सही स्पीड में चल रहा है, हम लोग चिंता मत करो। अब अगर पीजीवीपी ख़त्म हो गया ना जिस दिन, मेरे को लग रहा है कि अगर अक्टूबर में भी, अक्टूबर मिड तक में हमने पीजीवीपी ख़त्म कर दिया तो उसके बाद तो डीटी बिल्कुल हलवा है, कुछ है ही नहीं फिर डीटी में, ऐसे ऐसे ख़त्म होगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। और मेरे को लग रहा है ज़्यादा बचा नहीं है। मेन प्रॉब्लम अपने को यही सब टॉपिक्स में होती है, डेप्रिसिएशन बहुत लंबा चलता है, पर ठीक है अपना स्पीड सही है इवन आफ्टर ऑल द गैप्स। मेरे को 2 को भी ट्रैवल करना है। 2 अक्टूबर क्या है, सैटरडे संडे, चलो 2 को तो संडे है, मंडे को 3 है, 3 की क्लास में शायद नहीं ले पाऊँगा। फिर उसके बाद 4, 5, 6, 7 मैं कोशिश करूँगा कि 7th 9th को ट्रैवल ना करूँ या 8th को ट्रैवल करूँ। चलो 6, 7 यार, हाँ फिर दबा के अपन प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके, सेकंड पॉइंट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, प्लांट मशीनरी नई होनी चाहिए, सेकंड हैंड नहीं चलेगी। और रिवीजन बेटा, रिवीजन का बेस्ट तरीका नवंबर में हो जाएगा, ऑफ कोर्स नवंबर में हो जाएगा, गारंटी दे रहा हूँ, नवंबर से पहले ही हो जाएगा। उतना बचा ही नहीं है इसमें, जो मेन मेहनत अपने को करनी थी, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीवीपी सबसे ज़्यादा मेहनत लेता है। पीजीवीपी अपन ने ख़त्म कर लिया, उसके बाद कोई मेहनत नहीं है, नन्ही मुन्नी छोटी छोटी बातें रह जाएंगी, बहुत प्रेम से ख़त्म हो जाएगा हमारा अक्टूबर में। अक्टूबर के बाद नवंबर हम पूरा का पूरा रिवीजन कर सकते हैं। और इनकम टैक्स रिवाइज करने का बेस्ट तरीका है ज़्यादा से ज़्यादा पेपर सॉल्व करना, क्वेश्चन सॉल्व करना, और उसके बाद अपन एक समरी बनाएंगे पूरे चैप्टर की, और समरी नोट्स मैं तुम्हें दूंगा अलग से, वो मैं लिखवाऊंगा चैप्टर वाइज। समरी नोट से का पर्पज़ ये होगा कि आपको बस पूरा चैप्टर वाइज टॉपिक देखते जाना है। अच्छा ये टॉपिक था, ये टॉपिक था, क्योंकि पढ़ा हुआ है आपका, टॉपिक का नाम देखोगे तुरंत रिकैप आ जाएगा, अच्छा इसमें ये चीज़ें हुई थी, और फिर क्वेश्चन सॉल्व करो। इतना बढ़िया प्रिपरेशन होगा तुम्हारा डायरेक्ट टैक्स का कि मतलब बता नहीं सकता मैंने, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है दोस्त कि मैंने खुद पहले कोचिंग ली, मैं कोचिंग से सेटिस्फाई नहीं हुआ, फिर मैंने खुद से सारे नोट्स बनाए, तो मेरे को रियलाइज़ हुआ कि डीटी बहुत ही मस्त सब्जेक्ट है, बस सिर्फ प्रैक्टिस मांगता है और कुछ नहीं, कोई कॉम्प्लिकेटेड बात करता ही नहीं है, बस 1-2 जगह थोड़ा कान घुमा के पकड़ता है, यहाँ के बजाय वहाँ से पकड़ेगा, लेकिन ओवरऑल उसकी बात बड़ी सिंपल होती है। और हमेशा भाई कहीं कहीं रेवेन्यू का फेवर करता है, कहीं कहीं यहाँ होता है कि हाँ भाई जेन्युइन बेनिफिट है, वहाँ एसएससी का फेवर करता है, लेकिन सीधी बात करता है, ठीक है। अब आइए एलिजिबल प्लांट एंड मशीनरी में।
हमने डिस्कस करा था कि सिर्फ एलिजिबल प्लांट एंड मशीनरी को ही एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलती है। तो देखते हैं कौन कौन सी प्लांट एंड मशीनरी है जो एलिजिबल होती है एडिशनल डेप्रिसिएशन के लिए। ठीक है, एनी प्लांट एंड मशीनरी which has been acquired and installed during the previous year by an SSC is qualified for additional depreciation, but इनको नहीं मिलेगा। Following assets are not eligible. शिप एंड एयरक्राफ्ट को नहीं मिलता है, शिप एंड एयरक्राफ्ट को नहीं मिलता है। अगर कहीं ऑफिस प्रीमाइसेस में कोई एसेट इंस्टॉल्ड है, रेसिडेंशियल अकोमोडेशन में एसेट इंस्टॉल्ड है, उस पे नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑफिस में या रेजिडेंशियल अकोमोडेशन में प्रोडक्शन नहीं होता। मेरे को चाहिए प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़नी चाहिए, प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं बढ़ रही है, एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। अगेन गेस्ट हाउस है, ठीक है, रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स है, रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स पे कोई एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं, तुम ट्रक पे ट्रक खरीदते जाओ, एडिशनल डेप्रिसिएशन हम नहीं देंगे। एनी मशीनरी और प्लांट द होल ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ विच इज अलाउड एज रिडक्शन, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, होल ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट अलाउड एज रिडक्शन। ध्यान से सुनना, आगे मैं आपको कुछ सेक्शंस पढ़ाने जा रहा हूं जहां पे आपको इनकम टैक्स एक्ट कहेगा कि भाई साहब क्या आपने नई मशीन खरीदी, आप बोलेंगे हाँ भाई हाँ। इनकम टैक्स आपसे पूछेगा कि इस मशीन का आप क्या करेंगे भाई साहब, आप बोलेंगे कि सरकार हम इस मशीन का इस्तेमाल करना चाहते हैं साइंटिफिक रिसर्च में। जैसे ही आपने बोला साइंटिफिक रिसर्च, इनकम टैक्स एक्ट खुश हो जाता है, बोलता है शाबाश बेटा, तुम देश का नाम रोशन करोगे, देश को आगे ले जाओगे, जाओ तुम्हारी सारी की सारी एसेट की कॉस्ट हम एक ही बार में प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस समझ के अलाउ कर देंगे। मतलब समझ रहे हो इसका? तुम्हारा बिजनेस है, सपोज करो छोटा मोटा कोई बिजनेस है, ज़्यादा नहीं 100 करोड़ का टर्नओवर है, और तुमने एक मशीन खरीदी, मशीन का कॉस्ट लेट्स से 70 करोड़ से। 100 करोड़ के टर्नओवर में तुम क्या करते हो कि 80 करोड़ का सामान खरीदते हो, 100 करोड़ में बेचते हो, 20 करोड़ का साल में प्रॉफिट करते हो। एक साथ जब पूरी की पूरी मशीन की कॉस्ट 70 करोड़ रुपए तुम्हारे पीएल में चली जाएगी, इसका मतलब आपके पीएल में आएगा लॉस। लॉस का मतलब क्या हुआ कि आपको उस साल तो टैक्स नहीं देना, और लॉस इतना बड़ा है कि आप 3-4 साल 5 साल तक प्रॉफिट कमाते रहोगे, तब भी वो लॉस रिकवर नहीं होगा। मतलब पैसा ही पैसा तो नहीं, पैसा तो है ही, लेकिन टैक्स ही नहीं देना, कमाओ दबा के पैसे। नॉर्मली क्या होता है कि आप एक एसेट खरीदते हो, मान लो इसी केस में लेते हैं 70 करोड़ का एसेट आपने खरीदा, वो 70 करोड़ के एसेट पे आप 15% कर करके डेप्रिसिएशन लेते आ रहे हो, 8 साल 9 साल तक डेप्रिसिएशन लेते आ रहे हो, छोटा छोटा एसेट की वैल्यू कम होती जा रही है, थोड़ा थोड़ा बेनिफिट हर साल मिल रहा है। लेकिन अगर आपने उसी एसेट को साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूज़ करा, या और भी पर्पसेस है, आगे हम पढ़ेंगे उसको, साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूज़ करा, तो गवर्नमेंट बोलती है पूरा का पूरा भाई एक ही बार में ले लो, तुम्हें इंतज़ार करने की ज़रूरत ही नहीं। तो जब गवर्नमेंट आपको पूरा का पूरा खर्चा एसेट का एक बार में अलाउ कर रही है, तो क्या अब तुम्हें डेप्रिसिएशन का क्लेम करने की ज़रूरत है? अरे काहे का एडिशनल डेप्रिसिएशन, तुम्हें तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन की भी ज़रूरत नहीं है, पूरा का पूरा कॉस्ट वैसे ही मिल जा रहा है तुमको। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि कोई भी मशीनरी या प्लांट जिसका पूरा का पूरा एक्चुअल कॉस्ट एक ही बार में डिडक्शन के तौर पे अलाउ कर दिया गया हो, उस पे हम एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं देंगे। क्लियर? ओके, एक बार फिर से रिवाइज कर लें, एक बार फिर से रिवाइज करें। सारे के सारे प्लांट एंड मशीनरी एलिजिबल प्लांट एंड मशीनरी है, बस 4 चीज़ों को छोड़ के, शिप, एयरक्राफ्ट, ऑफिस में लगा या घर में लगा, रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल मतलब कार, ट्रक, बस, जो भी रोड पे चलने वाले व्हीकल्स हैं, और कोई भी ऐसी मशीनरी जिसके पूरे कॉस्ट का डेप्रिसिएशन मिल चुका हो, एक साथ डिडक्शन मिल चुका हो, उस पर एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। सिंपल? चलो, अगर सिंपल है तो फटाफट से ये क्वेश्चन मेरे को सॉल्व करके बताओ।
गाइस आई विल बी बैक फ्रॉम वॉशरूम, जस्ट गिव मी 1 मिनट, तब तक आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो। क्यों भाई, कुछ प्रगति हुई? क्वेश्चन लगा? अरे क्या बात है। एलिजिबल प्लान डी मेड ऑन 1 सितंबर 2020, इट इज पुट टू यूज ऑन 8 सितंबर 2020, यानी यूज्ड फॉर मोर देन 180 डेज। इस पे पूरा एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा। सेम ईयर में प्लांट ई खरीदा गया 24 दिसंबर को। सेल प्रोसीड्स ऑफ प्लांट ए सोल्ड विच वाज, उससे तो कोई मतलब नहीं है अपने को। फिर एज्यूमिंग दैट टेकिंग रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 15%, एक ग्रे एरिया है इसमें थोड़ा सा। एलिजिबल प्लांट ई का पुट टू यूज नहीं बताया है,
तो अपने को अज्यूम करना पड़ेगा कि पुट टू यूज़ भी हो गया होगा परचेज के बाद। ये अज्यूम करके हम इसको हाफ ऑफ एडिशनल डेप्रिसिएशन एंड हाफ ऑफ नॉर्मल डेप्रिसिएशन दे सकते हैं। सब लोग बोल रहे हैं 230 to 250। आइए देखते हैं। ग्रेट। ये तुम लोग चीटिंग तो नहीं कर रहे हो? इतना सही आंसर कैसे आ रहा है सबका यार? कोई गलती नहीं कर रहा है। ये स्लाइड देके मैंने गलती कर दी तुम दोनों को। तुम लोग को स्लाइड देनी ही नहीं चाहिए थी। ये सारे क्या करते हो, धीरे से जाके अपने सिस्टम पे। भाई चीटिंग करके तुम अपना नुकसान कर रहे हो, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो फीस मिल गई। ईमानदारी से सॉल्व कर रहे हो नहीं कर रहे हो? प्लांट ई मुझे समझ ही नहीं आया था। प्लांट ई में क्या सीन है? तो बोल तो रहा है कि हमने 24 दिसंबर को खरीदा है। देखो इसमें ऐसा कोई बहुत कंफ्यूजन की बात नहीं है भाई। ओपनिंग WDV ले लो, उसके बाद जो जो खरीदा उसको ऐड करो, जो जो बेचा उसको घटा दो, एक WDV आ गई आपके पास। WDV आने के बाद आपका काम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि जो आपका एसेट लेस देन 180 डेज यूज हुआ है उस पर डेप्रिसिएशन तुम्हें पहले कैलकुलेट करनी है। तो पहले तो तुम्हें ये देखना होगा कि जो हमने एसेट लेस देन 180 डेज यूज किया है, क्या वो पूरा का पूरा 3,10,000 का बैलेंस इसमें बच रहा है कि नहीं बच रहा है। ऐसा तो नहीं कि हमने ज्यादा सेल कर दिया। अगर ज्यादा सेल कर दिया तब फंस जाते। फंसते क्या, तब भी आपको क्या करना होता, पहली प्रायोरिटी उसी को देनी होती जो लेस देन 180 डेज यूज हुआ है। पहले डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो इस पे, लेस देन 180 डेज वाले पे। उसके बाद जो बचा खुचा बैलेंस इसमें बच जाए, 3,20,000 में से 310 घटा दिया, 10,000 बचा बस, तो उस पर 15% नॉर्मल डेप्रिसिएशन दे दो। उसके बाद आती है बात एडिशनल डेप्रिसिएशन की। तो एडिशनल डेप्रिसिएशन कैसे निकालोगे? जो 1,60,000 की ये मशीनरी खरीदी है तुमने, इस पे पूरा का पूरा, और 3,10,000 पे 10%। इसमें भी तुमको 3,10 का 10% यानी कि जो 50% वाला है वो पहले कैलकुलेट करना चाहिए, उसके बाद ये कैलकुलेट करना चाहिए। दोनों मिला के आपका 63,000 यहाँ पे आ रहा है, घटा लो, 230 to 250 आपका WDV बच रहा है। बिल्कुल सिंपल, ठीक। प्लांट ई में क्या प्रॉब्लम आई आकाश? क्लियर है ना दोस्त? देखो कभी भी ऐसा ना वो मत करना कि क्लास के फ्लो में भाई सब लोग बोल रहे हैं सबसे हो जा रहा है तो मैं क्यों पूछने जाऊं। ये सब नहीं करना भाई। जिसने की शर्म उसके फूटे करम। जहां डाउट है वहां बिल्कुल बेझिझक पूछो, भले ही वो कितना भी स्टूपिड डाउट लग रहा हो। चलो फिर आ जाओ, एक और क्वेश्चन। इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है क्या? अरे यार 2 पेज में दिया है। तो ऐसा करें क्या, ये सॉल्यूशन वापस बता दूं? तीन 10 का 10% नेक्स्ट ईयर भी होगा। हाँ बेटा कौस्तव, एकदम। ये जो 3,10 है इसका ये अपने से सॉल्व करके दिखाएं, सेम चीज। चलो आ जाओ, ये अपनी इंफॉर्मेशन है। देखो न्यू स्लाइड रखते हैं। अपने को डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। सबसे पहले अपन क्या लेंगे? ओपनिंग WDV, सॉरी ओपनिंग WDV। ठीक है, जो जो काम की इंफॉर्मेशन है देखते जाते हैं और उसको सॉल्व करते जाते हैं। ओपनिंग WDV कितना है भाई? 14,80,000 का अपने पास मशीनरी पहले से पड़ा हुआ है। दिस इज डेप्रिशिएटेड वैल्यू ऑफ द ब्लॉक ऑफ एसेट्स। इसमें 3 प्लांट है A, B और C, जो 1 अप्रैल 2020 को हमारे पास बुक्स में पड़े हुए हैं। ओपनिंग, तो ओपनिंग WDV अपने पास आ गई कितने की थी? 14,80,000, 14,80,000। ठीक, एड न्यू मशीनरी परचेस्ड, न्यू मशीनरी परचेस्ड। जब हम न्यू मशीनरी परचेज कर रहे हैं तो अपनी इंफॉर्मेशन के लिए हम लेस देन 180 डेज और मोर देन 180 डेज दोनों को ले लेंगे। ठीक है, पुट टू यूज मोर देन 180 डेज, इसको सेपरेट लिखेंगे क्योंकि ये नीचे डेटा काम आने वाला है। कौन सी 180 दिन से ज़्यादा यूज हुई? 8 सितंबर को पुट यूज हो गया था, मतलब मोर देन 180 डेज होगा। हमने निकाला था ना कुछ 28-29 सितंबर का डेट आ रहा था, तो 8 सितंबर का पुट टू यूज हुआ है, यानी 1,60,000 में जो हमने मशीन खरीदी वो पूरी फुल ईयर यूज हुई। तो अब इसमें और ओपनिंग WDV में कोई अंतर नहीं रहा डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के पर्पज से। तो कितना था? 160 था ना, तो यहाँ नोट कर लो 1,60,000।
ठीक है। फिर लेस देन 180 डेज हमने कौन सी मशीनरी यूज़ करी, ये 3,10,000 की एक खरीदी थी हमने, ये वाली, क्योंकि 24 दिसंबर को परचेज हुआ है, 24 दिसंबर को, मतलब अब टाइम ही कितना बचा, अरे दिसंबर के बाद जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने में तो साल ही खत्म हो जाएगा। लेस देन 180 डेज यूज़ करी हमने इस साल, तो ये हो गई 3,10,000। टोटल कितनी मशीनरी हमने परचेज करी, 6 एक 7 और 3 एक 4, 4,70,000 की, 4,70,000। यस, ऊपर कितनी थी, 14,80,000। ऐड कर लो कितनी हो गई अब, 8 9 से क्या 12 14 15, 2 3 4 और फिर 4 8 1 9, 19,50,000 की हो गई। यस, अब हमने कुछ मशीन बेची भी है, लेस मशीन सोल्ड, कितने की बेची सर, हमने सेल करी इसको 16,30,000 की। ओरिजिनली परचेज 1,20,000 में किया था, क्या उस बात से मतलब है, क्या हमें कोई फर्क पड़ता उस बात से, नहीं सर, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी तो हमारे ब्लॉक में और वैल्यू बची हुई है, 16,30,000 में हमने सेल कर दी मशीनरी। अब ये डेप्रिशिएबल WDV इसको बोला जाए कि डेप्रिशिएशन लगाने वाली जो WDV होती है, डेप्रिशिएबल WDV हमारी आ गई। जितनी मशीनरी खरीदी उसको ऐड कर लो, जो बेची उसको घटा लो, अब जो आया वो डेप्रिशिएबल WDV है, इस पे डेप्रिशिएशन लगानी है। कितनी बच रही है देखो, 50 में से 30 गया 20,000 और 19 में से 16 गया 3 लाख, 3,20,000 बच रहा है। अब हमें घटानी है डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन भाई साहब अब हो गई है 2 तरीके की। अब रुको, नेक्स्ट पेज पे ले चलते हैं, इसको साफ सुथरा करते हैं, इतने कम स्पेस में पूरा डेप्रिशिएशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। दिस इज कैरिड फॉरवर्ड, नेक्स्ट पेज पे ले जाते हैं इसको, आ जाओ, ब्रॉड फॉरवर्ड। डेप्रिशिएबल WDV हमने ब्रॉड फॉरवर्ड करी कितनी, 3,20,000 की, लेस हमें घटाना है इसमें से डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन भी 2 तरीके का, पहला नॉर्मल डेप्रिसिएशन, अभी हमें एडिशनल डेप्रिसिएशन का कोई क्लॉज नहीं लगाना, नॉर्मल डेप्रिसिएशन। नॉर्मल डेप्रिसिएशन भी पहले क्या आएंगे, यूज्ड फॉर लेस देन 180 डेज। हमेशा डेप्रिसिएशन लगाते समय ध्यान रखना बेटा कि लेस देन 180 डेज वाला कैलकुलेशन पहले करना है। तो अब हम क्या देखेंगे कि कौन सा एसेट था जो लेस देन 180 डेज यूज हुआ है, ये लो, इसको हाईलाइट कर लो सर। ये 3,10,000, अच्छा ये हाईलाइट किया ही हुआ है हमने, 3,10,000 का एसेट था जो लेस देन 180 डेज यूज हुआ है। तो 3,10,000 इंटू नॉर्मल डेप्रिसिएशन कितनी होती है, 15% होती है, पर चूंकि ये लेस देन 180 डेज यूज हुआ है तो इस पे आधी ही मिलेगी। कितना आ गया, 3,10,000 इंटू 15% इंटू या डिवाइडेड बाई 2, 23,250 आएगा। यस, 23,250। अब क्या, अच्छा अभी एडिशनल कहाँ, अभी तो पहले मोर देन 180 डेज वाला करना है ना, ये मोर देन 180 डेज। अब आपको एक चीज देखनी पड़ेगी कि यार ऊपर कितना अपने पास वैल्यू बची थी, 3,20,000 ही बची थी बस। यस, डेप्रिसिएशन हमें इसी पे लगाना है, इससे ज़्यादा पे नहीं लगा सकते हम डेप्रिसिएशन। टोटल डेप्रिशिएबल WDV ही हमारी 3,20,000 की है, क्या हम उससे ज़्यादा डेप्रिसिएशन लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते। सॉरी, इस 3,20,000 में से ऑलरेडी हम 3,10,000 पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर चुके हैं, तो कितना बचा, 10,000 बचा। अब बाकी के जितने भी एसेट हैं
हम ये मान लेंगे कि ब्लॉक में जितने भी एसेट हैं उनकी वैल्यू 10,000 ही बची। और ये मानना गलत भी नहीं है बेटा। क्यों गलत नहीं है? जब आपने सेल करा तो आपको उतना पैसा रिसीव हो गया ना। भाई कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि यार मेरी जेब से पैसा गया है, कॉस्ट है यार, बड़ा नुकसान हो गया, मेरी जेब से पैसा चला गया। जब वो कॉस्ट होती है तो हम उसको कैपिटलाइज करके एसेट में दिखा देते हैं, उसको धीरे धीरे डिप्रिसिएशन करके अपने पीएल में उसका बेनिफिट लेते हैं। लेकिन जब आपने एसेट दूसरी बेच दी और उसके पैसे वसूल हो गए तो अब तो वो कॉस्ट रही ही नहीं ना। अब तो वो तुम्हारे सिर का बर्डन हट गया तुम्हारे सिर से। तुमने बेचा, पैसे आ गए। जब पैसे आ गए तुम्हें एक बार में तो अब वो तुम्हारे सिर पे बर्डन नहीं है। जब तुम्हारे सिर पे बर्डन नहीं है उस एसेट के कॉस्ट का तो तुम्हें डिप्रिसिएशन क्यों मिलेगी? इसी लॉजिक से गवर्नमेंट कहती है कि चलो भले ही मेरे को पता है कि प्लांट ABC 3 प्लांट थे, तुमने एक ही प्लांट बेचा, 2 प्लांट बचा है अभी, पर वो एक प्लांट बेच के आपको इतने पैसे आ गए कि बाकी सारे के सारे एसेट्स का पैसा निकल गया। कितना पैसा रह गया? बस 10,000 ओनली। ये बात समझ में आई? ये लॉजिक समझ में आ रहा है? तो अब जो बचा हुआ है, जो बर्डन अभी भी थोड़ा सा बचा है तुम्हारे सिर पे, सिर्फ उसकी ही बेनिफिट तुम्हें सरकार देगी, क्योंकि ये तो यार अभी ये पैसा तुम्हारा वसूल नहीं हुआ। सेल से बाकी सारे एसेट की कॉस्ट निकल गई, ये 10,000 वसूल नहीं हुआ। तो अब इस 10,000 पे डिप्रिसिएशन निकालनी है अपने को। इस 10,000 पे अपने को डिप्रिसिएशन निकालनी है। इस 10,000 पे क्या लगेगा? नॉर्मल डिप्रिसिएशन लगेगी 15% की, क्योंकि इसको मोर देन 180 डेज यूज किया गया है। तो 10,000 पे 15% विल कम टू 1,500। एम आई करेक्ट? ठीक है। तो नॉर्मल डिप्रिसिएशन कितनी आ गई अपनी? 750 और 3 1 4 24,750 घटा दो। नॉर्मल डिप्रिसिएशन घटा दो। 3,20,000 में से 24,750 घटाओ, कितना आएगा? टू 9,5,2,5,0। इसको भी कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं हम लोग, अगले पेज पे ले चलते हैं, साफ सुथरा काम करेंगे बिल्कुल। न्यू स्लाइड, कितना ले आए हम लोग पीछे से? 295,250। 295,250। ठीक है। अब क्या करना है अपने को? एडिशनल डिप्रिसिएशन लगाना है। ये A था, यहाँ B लगा दो। अब हमें लगाना है एडिशनल डिप्रिसिएशन। एडिशनल डिप्रिसिएशन क्या है? एडिशनल डिप्रिसिएशन बेटा एक विशेष बेनिफिट है जो गवर्नमेंट आपको दे रही है। गवर्नमेंट कह रही है कि भाई साहब, आपने हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ाई है नई प्लांट एंड मशीनरी खरीद के, तो बधाई हो, आपने हमारा फ़ायदा करवाया, हम भी आपका फ़ायदा करवाएंगे, हम आपको एडिशनल डिप्रिसिएशन देंगे। अब आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि अगर कोई एसेट लेस देन 180 डेज यूज़ होता है तो हम उस पर आधा डिप्रिसिएशन देते हैं पहले साल, यस। पर उसके नेक्स्ट ईयर सब कुछ नॉर्मल चलता है ना? सब कुछ नॉर्मल, जैसे नॉर्मल होना चाहिए उसको नॉर्मल ट्रीट करते हैं, कोई स्पेशल अटेंशन नहीं देते। लेकिन चूंकि एडिशनल डिप्रिसिएशन कोई नॉर्मल डिप्रिसिएशन नहीं है, वो एक बेनिफिट है जो गवर्नमेंट तुमको देना चाहती है, तो उस बेनिफिट में गवर्नमेंट कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। वो कह रही है यार तुमने मशीन खरीदी है तो हम तुम्हें पूरा बेनिफिट देंगे। हाँ, बस लेस देन 180 डेज यूज़ किया है तो इस साल आधा ले लो और बाकी का अगले साल ले लेना। बेनिफिट तो तुम्हें जितना मिलना है पूरा का पूरा मिलेगा, तुम्हारा नुकसान नहीं होगा। तुमने अगर सितंबर के बाद अगर मशीन खरीदी तो अक्टूबर में मशीन खरीदी, नवंबर में मशीन, तो पता चला कि पता है ऐसा होगा तो क्या होगा, तो फिर बाकी बिजनेसमैन बोलेंगे कि अब तो सितंबर बीत गया यार, अब अगले साल मशीन खरीदी जाएगी, क्या फ़ायदा, अभी खरीद लेंगे तो एडिशनल डिप्रिसिएशन भी नहीं मिलेगा। तो इससे उल्टा हो जाएगा, लोग खरीदना ही बंद कर देंगे, चलो एक साथ खरीदा जाएगा। एक बहुत अच्छी कहानी मेरे को इससे याद आ रही है कि एक किंगडम में शायद बहुत ज़्यादा वो हो गए थे, बंदर हो गए थे। तो राजा ने परेशान होकर रिवॉर्ड घोषित किया कि
जो भी बंदर को पकड़ के ले आएगा उसे इतने रुपए का इनाम। ठीक है, तो सारे बंदरों को पकड़ के लोग लेते आए और राजा ने बोला अपने सिपाहियों को कि यार जाओ ये सारे बंदरों को जाके जंगल में छोड़ आओ। तो सिपाही लोग जंगल में छोड़ आए। अब लोगों की कमाई बंद, तो लोग क्या करें, फिर अब लोगों ने नया धंधा ही चालू कर दिया बंदर पकड़ने का। फिर वो जंगल में जाते थे, बंदरों को पकड़ के ले आते थे, फिर राजा को बेचते थे और उससे पैसे कमाते थे। तो राजा का पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा था इससे। तो इसलिए इस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि भाई हमें ऐसा कोई काम नहीं करना कि तुम पता चला कि बार बार हर साल नई मशीन खरीद रहे हो, पुरानी मशीन बेच रहे हो, फिर नई मशीन खरीद रहे हो, पुरानी मशीन बेच रहे हो, हमारा पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा है। बोला कि कोई हेरा फेरी करने की ज़रूरत नहीं है, हमने आपको प्रॉमिस किया है कि आप नई मशीन खरीदोगे, आपको हम एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट देंगे, तो जितना बेनिफिट प्रॉमिस कर रहे हैं उतना बेनिफिट आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो एडिशनल डेप्रिसिएशन में जब हम कैलकुलेट करने जाएंगे, सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे लेस देन 180 डेज वाला, लेस देन 180 डेज। लेस देन 180 डेज में क्या है, देखो क्या फिगर थी यार, कहाँ गया, 160 नहीं, ये रहा 3,10,000, 3,10,000 एक बार मिलेगा मतलब नहीं। इसका मतलब कि अगर गवर्नमेंट ने आपको 20% प्रॉमिस किया है नई मशीनरी की कॉस्ट का, तो वो 20% आपको दे के रहेगी, ये मतलब है इसका। चाहे जो भी हो जाए, चाहे आपने सितंबर में खरीदा, अक्टूबर में खरीदा, नवंबर में खरीदा, वो पूरा 20% आपको देगी। भले ही एक साल में ना दे, पर वो अगले साल दे देगी, पर बेनिफिट पूरा का पूरा मिलेगा। ठीक है, तो 3,10,000 ये वो मशीन थी जो हमने लेस देन 180 डेज यूज करी है, करेक्ट। तो इस पे एडिशनल डेप्रिसिएशन कितना मिलना चाहिए, 20% मिलना चाहिए था, पर कितना मिलेगा, सिर्फ हाफ ही मिलेगा क्योंकि लेस देन 180 डेज यूज करी है। तो निकालो 3,10,000 का 20% और 10% ही निकालो डायरेक्टली, 31,000 आएगा, 31,000। फिर अब आ जाओ मोर देन 180 डेज वाले में, मोर देन 180 डेज वाले में। अब आपको ध्यान दो कि जैसे नॉर्मल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते समय हम देख रहे थे ना कि टोटल तो अपने पास 3,20,000 के ही एसेट बचे हैं, WDV बचा है, उसमें से 3,10 को तो हमने लेस देन 180 डेज दे दिया। अब 10,000 ही और बच रहा है, तो 10,000 पे ही कैलकुलेट करेंगे। ये चीज़ आपको यहाँ पे नहीं करनी। जो मैंने आपको बंदर और राजा वाली कहानी सुनाई थी वो इसीलिए सुनाई थी कि जो बंदर और राजा वाली कहानी थी ना, उसमें राजा ने बेनिफिट इस तरीके से दिया कि वो उल्टा मतलब घूम के उसके पास ही आ गया। मतलब लोगों ने उसका दुरुपयोग कर दिया, उनको सही तरीके से बेनिफिट नहीं मिल पा रहा था। भाई अगर आपको बंदर से निजात पानी है और आप जनता के ऊपर ही छोड़ दे रहे हो कि तुम ही बंदर पकड़ो, तो जनता क्या बोलेगी, यार हम ही को काम करना है तो सलाम हमको इसके बदले तो पैसे चाहिए, और हमें काम करवा रहे हो तो हमें तो रिवॉर्ड चाहिए, चाहे भले बंदर हो चाहे ना हो। अगर तुम्हें वाकई बंदरों से छुटकारा दिलाना था तो तुम्हें अलग से उसके लिए फोर्स तैनात करके सारे बंदरों को भगाना चाहिए था, वो तुमने किया नहीं। यहाँ पे क्या हो रहा है, गवर्नमेंट कह रही है कि नॉर्मल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते समय आप ये सब सोचोगे कि अरे 3,10 का तो दे दिया बेनिफिट, अब तो 10 ही बच रहा है। एडिशनल में ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जस्ट बिकॉज यू हैव सोल्ड प्रीवियस ओल्ड मशीनरी, गवर्नमेंट कैन नॉट स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग द बेनिफिट ऑन न्यू मशीनरी। समझ रहे हो बात को। अगर कोई बिजनेसमैन है जिसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वो पुरानी खराब मशीन को सेल कर रहा है, तो उसकी WDV में से वो वैल्यू कम होगी, हो सकता है WDV बड़ा छोटा सा हो जाए। क्या सिर्फ इस वजह से उसने जो नई मशीनरी खरीदी है उस पर एडिशनल डेप्रिसिएशन जो उसका बनता है, उसका अधिकार बनता है, क्या गवर्नमेंट उसको उससे वो अधिकार छीन लेगी? नहीं, गवर्नमेंट कहती है भैया ये नॉर्मल डेप्रिसिएशन की तरह नहीं है, ये तो एक स्पेशल बेनिफिट है जो मैं आपको दे रहा हूँ। तो यहाँ आपको ये सब देखने की ज़रूरत नहीं है कि WDV इतनी सी बची है, उसमें से 3,10 को तो दे ही दिया, अब इतना ही बचा है, उसको कुछ नहीं करना। कितने कौन सी मशीन खरीदी तुमने? नहीं। तो बोलता है SSC कि देखिए सर हमने तो ये मशीन खरीदी, कहाँ गई? ये 1,60,000 की मशीन खरीदी हमने। तो गवर्नमेंट कह रही है मोर देन 180 डेज यूज़ किया, हाँ यूज़ किया, तो ये लो डेप्रिसिएशन 1,60,000 पूरा का पूरा, उस पर 20% पूरा का पूरा, क्योंकि ये आपका अधिकार है। जस्ट बिकॉज यू हैव सोल्ड द मशीनरी, जस्ट बिकॉज योर WDV हैज़ रिड्यूस्ड, ये सारे कारणों की वजह से सब क्लैरिकल रीजंस हैं, टेक्निकल रीजंस हैं,
इनकी वजह से आपका एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं रुकता है, आपको पूरा का पूरा दिया जाता है। कितना आ रहा है? 32,000। ऐड करो, टोटल डेप्रिसिएशन आपके पास कितना हो गया? 63,000। सौरभ इज सेइंग कि सर अगर फिर से न्यू प्लांट इंस्टॉल तो फिर एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा। हाँ बेटा, जितनी बार वो नई मशीनरी खरीदते जाएगा उतनी बार हर उस नई मशीनरी पे, अगर वो एलिजिबल प्लांट एंड मशीनरी है तो हर उस एलिजिबल प्लांट एंड मशीनरी पे उसको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलता जाएगा, क्योंकि ये एक नॉर्मल डेप्रिसिएशन की तरह प्रोविजन नहीं है, ये एक स्पेशल ऑफर है, ये एक स्पेशल बेनिफिट है जो गवर्नमेंट आपको दे रही है फॉर इंक्रीजिंग द मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ऑफ इंडिया। घटा लो, कितना आएगा? 295, 250 माइनस 63,000। बोलो बोलो, मैं ही कर लेता हूँ, तुम सब नालायक हो, मुझसे ही सारा काम कराते हो। 295,250 माइनस 63,000 इज इक्वल टू 232250। 23, क्यों भाई सही आंसर आ गया अपना? दिस इज द क्लोजिंग WTV। हाँ, तुमने 10,000 पे ही लगा दिया था, मेरे को लग रहा था। अभी सबको क्लियर है, कोई डाउट नहीं? यस, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। देखो सेम आंसर अपना भी आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में यार 2 पार्ट दिया है, मैं सोच रहा हूँ ना कि ये होमवर्क रहने दें। चलो होमवर्क कर लो यार, वेरी गुड। इलस्ट्रेशन 8 आपका होमवर्क ले लो, खुद से कर लेना। वैसे भी 2 पेज है, इसमें टाइम बर्बाद होगा। मैं पहले 1 पेज दूंगा, फिर दूसरा पेज दूंगा, ठीक है। ओके, अब आ जाओ रेसिडेंशियल क्वार्टर। अब देखो, हमने आपको बताया था कि कई बार ऐसा होता है कि बिजनेसमैन क्या करता है कि भाई फैक्ट्री बहुत दूर है शहर से, लोग आना जाना पसंद नहीं करते, तो वो फैक्ट्री के आसपास ही पूरा क्वार्टर्स बना देता है। जैसे मेरा एक फ्रेंड है जो यहाँ भदोई है, बगल में हमारे बनारस के, कारपेट की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है भदोई में। भदोई इज़ एन स्पेशल इकोनॉमिक जोन। शायद SEZ के बारे में पता नहीं हमने पहले बात करी है कि नहीं करी है, पर ज़रूर आगे करेंगे। हमारे PGVP का टॉपिक है ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। तो वहाँ पे ना बहुत सारी कारपेट की इंडस्ट्रीज़ हैं। तो एक बहुत बड़ी कंपनी है कारपेट की, जहाँ मेरा दोस्त इज़ ऑल्सो अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और उसकी वाइफ, वो दोनों जॉब करते हैं वहाँ पे। तो उन्होंने क्या किया है कि अपनी जो फैक्ट्री है उसके आसपास ही बहुत बड़ा सा रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाया है, और बाकायदा उसमें कई लेवल ऑफ हाउसिंग है। मतलब बड़े घर हैं कुछ सीनियर ऑफिसर्स के लिए, और जो थोड़ा जूनियर लेवल के एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए थोड़े छोटे छोटे घर हैं, इकोनॉमी हाउस होल्ड, और अंदर इंटीरियर उसी हिसाब से किया हुआ है। तो वो दोनों हस्बैंड वाइफ वहीं रहते हैं। तो रेजिडेंशियल क्वार्टर बिजनेस के लिए भी यूज़ होता है। कब मानते हैं बिजनेस के लिए यूज़? जब आपने एम्प्लॉय को रहने को दिया हो, ठीक है। अगर आपने रेजिडेंशियल क्वार्टर अपने एम्प्लॉयज़ को रहने के लिए दिया है तो ये माना जाता है कि दैट प्रॉपर्टी इज ऑक्यूपाइड बाय ओनर फॉर द पर्पस ऑफ हिज बिजनेस। और अगर बिजनेस के लिए आपने कोई एसेट को ऑक्यूपाई किया है तो डेफिनेटली उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा। तो बिल्डिंग पे तो लगता ही लगता है। उस बिल्डिंग में तुमने फैन लगाया, AC लगाया, रेफ्रिजरेटर लगाया, फर्नीचर लगाया, सब पे डेप्रिसिएशन लगेगा, बिल्कुल नॉर्मल जैसे बिजनेस एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगता है, सेम प्रोविजंस के साथ। बट एक बात ध्यान से सुन लो, रेसिडेंशियल क्वार्टर्स पे नो एडिशनल डेप्रिसिएशन। एडिशनल की स्पेलिंग मैं गलत लिख रहा हूँ, मेरे को फीलिंग आ रही है, पर मैं उसको सही नहीं करूँगा क्योंकि ग्रामर नहीं पढ़ा रहा हूँ। नो एडिशनल, आई थिंक ये डबल T ही गलत लिखा है मैंने, बाकी तो सब ठीक है, T एक ही होता है। नो एडिशनल डेप्रिसिएशन। मेरे साथ पता नहीं क्या है, कई बार ऐसा होता है मैं स्पेलिंग गलत लिखता हूँ, मेरे को अंदर से फीलिंग आती है नहीं कुछ तो गलत है। एक्चुअली मम्मी मेरी बचपन में इंग्लिश ग्रामर की टीचर थी, गलत होने पे बहुत मारती थी तो भले ही स्पेलिंग याद हो नहीं हो, लेकिन गलत होता है तो फीलिंग आती है कि अरे अब तो मार पड़ने वाली है। अंदर से मेरा वो क्या 6th सेंस जाग जाता है। नो एडिशनल डेप्रिसिएशन, ठीक है, क्योंकि एडिशनल डेप्रिसिएशन सिर्फ और सिर्फ हमें उन्हीं एसेट्स पे मिलेगा जो डायरेक्टली प्रोडक्शन में यूज हो रहा है। अच्छा हुआ आप नहीं देख रही, आपकी मम्मी, मैं बहुत गलतियां करता हूँ यार। एक्चुअली क्या है कि प्रॉब्लम क्या है ना कि मेरे को इंग्लिश बोलने का या लिखने का मौका ही नहीं मिलता है। इधर सब अपने देसी लोग हैं,
इंग्लिश छोड़ो, मैं ढंग से हिंदी नहीं बोल, यहाँ भोजपुरी बोलते हैं लोग यार, क्लाइंट आते हैं भोजपुरी में बात करते हैं, का गुरु काम हो गया हमारा। ये दिल्ली मुंबई में प्रैक्टिस होती तो क्या वहाँ पे फ्लुएंसी रहती, या कोलकाता में रहती, वहाँ भी फटाफट इंग्लिश बोलते हैं। चल आज का टॉपिक, ये तो लंबा टॉपिक है, अगले क्लास में लेना चाहिए था, पर चलो खैर ठीक है, टाइम है, देखते हैं। डेप्रिसिएशन इन केस ऑफ सक्सेशन और अमलगमेशन और बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन और डीमर्जर। देखो भाई, तुम्हारा नॉर्मल सीधा साधा बिजनेस चल रहा है, ठीक, नॉर्मल डेप्रिसिएशन तुम चार्ज कर रहे हो, एसेट कम 180 डेज से कम यूज़ हुआ तो 50% डेप्रिसिएशन, 180 डेज से ज़्यादा यूज़ हुआ तो फुल डेप्रिसिएशन, सिंपल प्रोविजन चल रहा है। अचानक से क्या होता है, दो बिजनेस मर्ज हो जाते हैं। जब मर्ज हो जाते हैं तो क्या होता है, उनके एसेट्स भी मर्ज हो जाते हैं, उनकी लाइबिलिटीज़ भी मर्ज हो जाती हैं, और तो और कई बार क्या होता है, प्रीवियस स्लाइड दिखा दूं एक बार, ये देखो, प्लीज एक्सप्लेन। और दिस इज वेरी सिंपल। ये कह रहा है कि अगर किसी बिजनेसमैन ने अपने एम्प्लॉयज़ को रेजिडेंशियल क्वार्टर्स दे रखे हैं तो उनको भी नॉर्मल बिजनेस एसेट की तरह ट्रीट किया जाएगा। जैसे डेप्रिसिएशन नॉर्मल बिजनेस एसेट्स पे लगती है, वैसे उन रेजिडेंशियल क्वार्टर्स पे भी लगेगी। उन रेजिडेंशियल क्वार्टर्स में अगर आपने एसी लगाया, फर्नीचर लगाया, रेफ्रिजरेटर लगाया, ओवन लगाया, टीवी लगाया, जो कुछ भी लगाया, वो सारे आपके बिजनेस के एसेट हैं, और जैसे नॉर्मल बिजनेस एसेट्स पे डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, बिल्कुल वैसे ही आप उन पे भी डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हो। दैट्स ऑल इट्स टॉकिंग अबाउट। इनफैक्ट मैं तुम्हें बताऊं, जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, वो अपने आलीशान बंगले जो बनाते हैं, वो आलीशान बंगलों को ये दिखाते हैं कि ये तो हमने डायरेक्टर के रेसिडेंस के लिए बनाया है, जो भी हमारी कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर होगा वो वहीं रहेगा। और जब वो अपने खुद मैनेजिंग डायरेक्टर रहते हैं और फिर अपने बाद अपने बेटे को बना देते हैं, बेटे के बाद उसके बेटे को, और परिवार में वो चलता आ रहा है, और उस पर डिप्रिसिएशन भी क्लेम कर रहे हैं। आलीशान बंगले, यॉट्स, प्राइवेट जेट्स, सब बिजनेस एसेट में क्लेम होता है। बिल्डिंग मतलब ऑफकोर्स बिल्डिंग, पूरी की पूरी बिल्डिंग बनाते हैं ना, फैक्ट्री के बगल में रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स, फ्लैट्स बने रहते हैं बड़े बड़े। तुम लोगों ने कभी देखा नहीं ऐसा क्या? एक आध तो होगा यार, एंटीला मुकेश अंबानी। अब एंटीला की बात अलग है भाई, एंटीला मेरे ख्याल से उनका पर्सनल एसेट होगा, कर भी सकते हैं वो लोग, उनका कोई भरोसा नहीं है। कोई ठीक नहीं कि एंटीला रिलायंस के उसमें दिखता हो, नहीं पर्सनल। देखो वो जो एकदम ऑब्वियस होता है उस पर नहीं करते ये लोग, क्योंकि इनको भी पता है कि इनकम टैक्स वाला घेर लेगा हमें, उसे भी पता है कि यहाँ हम ही लोग रहते हैं, घर परिवार रहता है, वो नहीं करेगा। और बड़ी कंपनियों में क्या होता है कि मतलब बहुत बड़ी जो इस तरह की लिस्टेड कंपनीज है, यहाँ पे आप अपनी बुक्स के साथ ज़्यादा मजाक नहीं कर सकते, क्योंकि यू आर नॉट द ओनली शेयर होल्डर, यू आर नॉट इवन द मेजॉरिटी शेयर होल्डर इन द सेंस कि 51% से ज़्यादा आपके पास हो, ऐसा होता नहीं है। बड़ी लिस्टेड कंपनी में अगर आपके पास 25% भी शेयर है ना, 26%, तो ये माना जाता है कि भाई आप ही मालिक हो, क्योंकि बाकी के जो परसेंटेज वाले शेयर हैं, छोटे 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 इतने सारे लोगों में बटे हुए हैं कि उनके वोट की कोई गिनती ही नहीं है, उनके वोट की कोई वैल्यू ही नहीं है। तो ऐसे लोग अपने कंपनी में बड़े पर्सनल एसेट्स को नहीं घुसाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि कल को कोई पागल आदमी आके बाकी के शेयर्स परचेज करके 51% के ऊपर चला गया तो मेरे ही घर से मेरे को ही निकाल देगा। तो वो लोग इसलिए ऐसा काम नहीं करते। कंपनीज लिमिटेड लोन कितना कैसे मिलता है, मतलब सौरभ मैं क्वेश्चन नहीं समझ पा रहा हूँ। इफ यू वांट यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क द क्वेश्चन वर्बली। कंपनीज को कितना ज़्यादा लोन कैसे मिलता है, बड़े बड़े एसेट्स दिखा के बेटा। देखो एक चीज़ मैं तुम्हें बताऊं कि कंपनीज जो हैं उनका बेसिक पर्पस क्या था कि जब कोई ऐसा काम होता था ना कि जो एक दो आदमी के बस का नहीं है। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। जैसे
अभी पता है मैं जॉर्जिया क्यों गया था। मेरे एक क्लाइंट हैं, ही हैज़ इन्वेस्टेड इन अ कसिनो एंड अ होटल। तो वो मेरे को ले गए थे कि भाई साहब चल के हिसाब किताब देख लेते हैं कि मेरे को जितना कॉस्ट बताया गया है चीज़ों का वो सब सही है कि नहीं, एक बार एक ड्यू डिलिजेंस कर लेते हैं। तो उसका इनॉग्रेशन में मेरे को ले गए थे। तो वो जो होटल का कॉस्ट था, आई थिंक होटल प्लस कसिनो वॉज टोटल 2000 करोड़। अब 2000 करोड़ ऐसा नहीं है कि लोगों के पास है नहीं, इंडिया में बहुत लोग हैं, बहुत पैसा पड़ा है, अकेले पूरा का पूरा लगा सकते हैं। पर जब भी इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है ना थाउजेंड्स ऑफ करोड़ का, और ये तो बहुत छोटा एग्जांपल था यार, वो मतलब मैं कहूँ वो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कोई नहीं है। 2000 करोड़ सुनने में हम लोग को बड़ा लग रहा है क्योंकि अपन यहाँ छोटे छोटे आसपास ट्रांजैक्शंस देख रहे हैं, पर बिजनेस वर्ल्ड में लैक्स ऑफ करोड़ आर स्पेंट। पर जब थाउजेंड्स ऑफ करोड़ या ऐसे बात आती है ना, हंड्रेड्स ऑफ करोड़, थाउजेंड्स ऑफ करोड़, तो कोई भी बड़ा व्यापारी एक साथ अपना पूरा पैसा एक बिजनेस में नहीं डालता है। वो लोग क्या करते हैं कि अपने जैसे मिलते जुलते और बिजनेसमैन को इकट्ठा करते हैं, वो 3-4 लोग मिलके यार चलो ये कसिनो डाला जाए, बढ़िया धंधा है। तो वो लोग टोटल, ये जो मैं बता रहा हूँ इसमें 5 पार्टनर्स थे। तो ये सब काम जो है वो बहुत बहुत बड़े स्केल पे होता है। जब बड़े स्केल पे काम होता है तो क्या होता है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपना अपना कैपिटल लगाते हैं, कोई एक एसेट परचेज करते हैं। इन द एग्जाम्पल जो मैं आपको दे रहा हूँ उसमें वो होटल और वो कसिनो जो है वो बहुत बड़ा एसेट है। वो 2000 करोड़ रुपए उन्होंने अपने जेब से नहीं लगाए, उन्होंने वो ज़मीन खरीदी जॉर्जिया में कंपनी के नाम से। उस ज़मीन पे बेसिक कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा कराया, ये दिखाने के लिए कि हम काम स्टार्ट कर रहे हैं, ब्रांडिंग वांडिंग कर दी, पूरा लेबलिंग वेबलिंग कर दी। अब उस एसेट को वो लोग सिक्योरिटी पे रख के लोन उठाएंगे। कम से कम, मैं आपको एग्जैक्ट तो नहीं देखो बोल सकता, क्लाइंट कॉन्फिडेंशियलिटी की बात है, लेकिन एक मोटा मोटी समझ लो कि 1000 से 800 करोड़ उस पर लोन था। तो ये बड़े बड़े लोन जो होते हैं ये अनसिक्योर्ड नहीं होते हैं, जो बड़े बड़े लोन होते हैं वो सिक्योर्ड होते हैं, एसेट्स पे होते हैं। और लोग कहते हैं ना वो नीरव मोदी लेके भाग गया, विजय माल्या लेके भाग गया, ऐसे बोलते हैं। कोई लेके भागता नहीं है। प्रॉब्लम क्या होती है कि जो एसेट पे उन्होंने सिक्योरिटी दी थी उस एसेट को वो लोग धीरे से मोनेटाइज कर देते हैं, कहीं और बेच बाच दिया, मतलब अपने पास से हटा दिया, कुछ चीटिंग कर दी एसेट्स के पेपर में, तभी वो पैसे लेके भाग पाते हैं। तो जो बड़ी बड़ी कंपनियों को बड़े बड़े लोन मिलते हैं उनके पीछे बड़ी बड़ी सिक्योरिटी होती है, बड़े बड़े प्रॉपर्टीज़ होते हैं। आप लोगों को पता नहीं होगा पर गोदरेज ग्रुप इंडिया में, मुंबई में गोदरेज ग्रुप इज द ओनर ऑफ द मोस्ट अमाउंट ऑफ लैंड दैट एनीवन एवर हैज़, मतलब एवर हैज़ क्या हैड, मतलब पूरे इतिहास में भी बम्बई में इतनी ज़मीन किसी के पास कभी नहीं रही जितनी गोदरेज ग्रुप के पास अकेले है। तो गोदरेज ग्रुप को कभी पैसों की चिंता नहीं होती, उनको ज़मीन बेचने की भी ज़रूरत नहीं। ऐसे बड़े लोग एसेट्स को बेचते नहीं हैं, उनको मोनेटाइज करते हैं। वो लोग एसेट्स को सिक्योरिटी पे रख के लोन उठाएंगे, उस लोन को अपने बिजनेस में लगाएंगे और उस बिजनेस से जो भी पैसा आ रहा है उससे वो लोन का इंटरेस्ट पे ऑफ करते हैं। दैट्स हाउ दिस होल साइकिल वर्क्स। जैसे ये कसिनो या होटल का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो इसमें जो इन्होंने लोन लिया हुआ है वो लोन पे जो इंटरेस्ट आएगा वो बहुत थोड़ा सा है, और जो प्रॉफिट आता है ना कसिनो से, बेपनाह भाई साहब। मेरे साथ जो लोग गए थे सिर्फ उन लोगों ने ही मिला के सारे लोगों ने 50 लाख का नुकसान किया एक रात के अंदर। इनॉग्रेशन पे जो खेलने गए थे साथ में लोग, मैंने तो कार्ड स्वाइप भी नहीं करा अपना, मैं दूर से खड़े होकर देख रहा था। वेरी गुड वेरी गुड। 50 लाख तो सिर्फ मेरा ग्रुप हार के आया है दोस्त, और हमारे जैसे कम से कम मतलब 10-20 ग्रुप रहे होंगे। तो सेम डे में 5-10 करोड़ का बिजनेस कितना ही है यार। 1500 करोड़ क्या होता है, कुछ नहीं होता है। साल के 365 दिन कसिनो चलता है, एक भी दिन छुट्टी नहीं होती, बंद नहीं होता। तुम सोचो कितनी रेवेन्यू, एक साल के अंदर उनका पूरा का पूरा कॉस्ट निकल जाने वाला है। लोन तो पूरा पे ऑफ हो जाने वाला है एक साल के अंदर में, कॉस्ट ही निकल जाएगा यार, कॉस्ट से ज़्यादा कमा लेंगे वो लोग। दैट्स हाउ दिस होल बिग गेम वर्क्स। हाई मार्जिन, येस इट्स अ हाई मार्जिन बिजनेस। बस ये है कि सब लोग इस बिज़नेस में घुस नहीं पाते, एंट्री बैरियर्स हैं। अपने देश में फॉर एग्जांपल कि आप कसिनो का लाइसेंस ही लेने चले जाओ आपको नहीं मिलेगा, जितने भी बड़े आदमी हो। बहुत पैसे वाले पड़े हुए अपने देश में, नहीं मिलता लाइसेंस आसानी से। नए नए कसिनोज जो खुल रहे हैं, कसिनो का लाइसेंस पाने के लिए आपको पॉलिटिकल क्लाउट होना चाहिए, आप पॉलिटिकली कनेक्टेड हो, तो फिर आपको सीधे सीधे पीएमओ से सोर्स लगवाना पड़ेगा, तब जाके इश्क होगा। ये सब गेम है,
खैर, गोवा में है, हाँ गोवा में है, पर क्या आपको पता है कि गोवा में भी लैंड के सारे कसिनोज को बंद कर दिया गया है। मेरे ख्याल से अभी रिसेंटली ही लैंड के 1-2 कसिनो को मिला है परमिशन, नहीं तो सारे के सारे कसिनो शिप्स पे है। बीच में शायद बंद हो गया था लैंड में मिलना, पर अभी रिसेंटली मुझे पता चला कि 1-2 कसिनोज हैं जिनको लैंड का लाइसेंस मिला है। बिग डैडी, मजेस्टिक, ये इनफैक्ट जो मेरे क्लाइंट की बात बता रहा हूँ उसका इन सब में शेयर है। मजेस्टिक प्राइड है, बिग डैडी है, और कौन सा है आपका एक क्या तो नाम है, मेरे को नाम नहीं ध्यान आ रहा है, बहुत बढ़िया कसिनो यार वो, पता नहीं नाम नहीं आता रहा है अभी। तो 2-3-4 कसिनोज बाद, ज़्यादा नहीं, 3-4-5 ही है मेरे ख्याल से, बहुत नंबर में ज़्यादा, मतलब एक ही ब्रांड के अलग अलग हैं, एक ही ओनर, एक ही कंपनी है, डेल्टिन जैक, उसका स्टॉक लिस्टेड भी है आपके NSE में। सो दैट्स ऑल्सो दिस वन थिंग जो शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगी कि वो इकलौता इंडिया का स्टॉक है जो कसिनो का स्टॉक है, जस्ट वन, और कोई लिस्टेड नहीं है, ही इज टू बिग। चलें आगे बढ़ें, हो गई बातें बिजनेस बड़ी कंपनीज की। तुम लोग तो भाई CM में हो, बड़ी बड़ी कंपनियों में तुम्हें जॉब लगने वाली है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में काम करने वाले हो, ये सब चीज़ें तुम्हें ही देखने को मिलेंगी। हम लोग कहाँ भाई ITR फाइल कर रहे हैं, GST रिटर्न भर रहे हैं 500-500 रुपये फीस लेके। क्या बताऊँ बेटा, मैं तो सोच रहा हूँ कि CM में ही कर लूँ। चले इसको नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं बेटा, ये बड़ा टॉपिक है एमलगमेशन मर्जर वाला, इसमें थोड़ा सा मेरे को ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करना पड़ेगा, तो इसको विल स्टार्ट नेक्स्ट क्लास ऑन दिस। आज के लिए इसको रैप अप करते हैं। बाय द वे मैं अपना मेरा ट्रैवल का यार बहुत शेड्यूल होने वाला है, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। अगर मैं ट्रैवल अवॉइड कर सकता तो मैं अवॉइड कर देता, पर मुश्किल है। तो वेंसडे का सीन ये है दोस्त कि डैन बिल्जेरियन से मीटअप किया होगा तब वो आपका क्लाइंट, और डैन बिल्जेरियन सब भिखारी है। मेरा क्लाइंट इतना बड़ा आदमी है कि डैन बिल्जेरियन जैसे लोगों को नौकरी पे रखता है दोस्त। हाँ, नेक्स्ट क्लास का सीन देखो मैं क्या है वेंसडे का सीन ये है दोस्त कि जैसा कि मैंने बताया कि प्रॉपर्टी का इशू है, तो थोड़ा मेरे को गांव जाना है। मैं कल ट्रैवल कर रहा हूँ, 28 तारीख को मुझे वहाँ कुछ लिखा पढ़ी करनी है, तो मॉर्निंग 10-11 बजे तक मैं वहाँ से निकलूँगा। 4 घंटे का रास्ता है मेरे गाँव से। अगर मैं शाम को 4-5 बजे तक यहाँ पे आ जाता हूँ, 6 बजे तक भी आ जाता हूँ, तो 7:30 पे अपनी क्लास वेंसडे को जैसे हम ले रहे थे वैसे ही लेंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अगर लेट होता है आई विल लेट यू गाइज नो, जैसा भी होगा हम टाइम थोड़ा सा एडजस्ट भी कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। मैं 8 से 9 ले लूँगा यार, कम से कम 1 घंटे की सही, कम से कम कुछ तो पढ़ाई हो, अपना क्लास ना मिस हो। 30th इज़ ऑल राइट, 30th आई कैन टेक द क्लास नॉर्मली। नेक्स्ट क्लास अपनी रहेगी 2 तारीख को। मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, 3 की रात में मैं पहुँचूँगा, मैं जहाँ भी ट्रैवल कर रहा हूँ वहाँ पे। तो आई एम नॉट श्योर कि 3 की रात को मैं टाइम से पहुँच पाऊँगा कि नहीं। अगर 3 तारीख को मैं शाम को टाइम से पहुँच गया तो फिर 3 तारीख की क्लास चलेगी, नहीं तो 3 की क्लास नहीं हो पाएगी, वो रिस्की है। 3rd की क्लास मेरे को मुश्किल लग रही है क्योंकि मैं बहुत दूर लंबा ट्रैवल कर रहा हूँ, इनफैक्ट 8 घंटे तो मेरे को कैब में ही लगेंगे, तो 3rd की क्लास तो मान के चलो कि नहीं हो पाएगी। 5th को अपन फिर क्लास लेंगे, ठीक है। दैट्स ऑल फ्रॉम मी टुनाइट, दिस इज योर एजुकेटर CA प्रकाश राय साइनिंग ऑफ। सी यू गाइज अगेन डे आफ्टर टुमारो। वो 3 को पूजा है, कौन सी पूजा है, तो हॉलीडे रख लेते हैं यार, वेरी गुड, क्योंकि मेरे लिए भी मुश्किल है, तो वेरी गुड। वैसे भी इतना लंबा ट्रैवल करके यार, दुर्गा पूजा 3 तारीख को ही है, गरबा खेलने आ जाओ। नहीं सूरत, अरे सूरत आई हैव बीन टू सूरत। मैं सूरत 2-3 महीने था। फूड इज़ लवली, पीपल आर लवली, द होल सिटी इज़ लवली यार। साफ़ सुथरा छोटा शहर है, रात में सारे लोग निकलते हैं खाना खाने, और क्या वैरायटी का खाना मिलता है यार। मतलब इतने तो मेरे को याद भी नहीं है, इतना खाया मैं वहाँ पे। दो नहीं यार, 5 किलो वेट बढ़ा के आया था मैं सूरत से 2 महीने के अंदर। 2 या 3 महीने था आई थिंक मैं सूरत में। 1 से 4 तक पूजा है दोस्त। 3 तारीख को मैं क्लास नहीं रखूँगा, 4 को वैसे भी तुम्हारी क्लास तो है नहीं, कंपनी वाली भी क्लास है, कंपनी वालों की क्लास में कंपनी अकाउंट्स की क्लास रखूँगा। वो बेचारों का बहुत नुकसान हो गया। तो विल आफ्टर इन अक्टूबर विल मीट ऑन 5th of October, विल स्टार्ट आवर क्लासेस फ्रॉम 5th of October, ठीक है।
डन, ऑल गुड। चलो, तो दिस इज योर एजुकेटर CA प्रकाश राय साइनिंग ऑफ। सी यू गाइज अगेन वेरी सून। टिल देन, बाय बाय एंड कीप बीइंग ऑसम।